केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कहाँ तक हो गया था संध्या का? अच्छा, नागपुर अधिवेशन। नोट्स बनाए उस? अच्छा, ये तो यहाँ तक कल हुआ था ना। ठीक। आप हिंदी कैसे अपना सही करोगे? वासुदेवानंद पाठक की एक किताब आती है, उसका चैप्टर 2 चैप्टर 3 दोनों को 4-5 बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लिखना और बोलना दोनों सही हो जाएगा। वही तो कह रहा हूँ कि कैसे पहले ये जानोगे तो सही ना कि क्या तुम गलत लिख रहे हो। तो गलत और सही का फर्क जो है वो तुम्हें उस किताब से ही पता चलेगा ना। अब जैसे इसमें तुमने शुरुआत से ही गलत लिखा हुआ है। कांग्रेस सभी भारतीय लोगों के हक में और उनकी और से नहीं होता, और से होता है। ठीक है, और से बोलने का संकल्प व्यक्त। सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं है आगे, इसलिए लिए पे छोटी ही होती है लब पे। ठीक है, इसलिए कर रही दी नहीं थी होता है। ठीक है, ये थी कौन पढ़ेगा? ये थी किसी को लग रहा है? ये थी के लोगों, यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, यहाँ हाइफन लगेगा। ठीक है, हिंदी मीडियम में नंबर अच्छा लेना है तो शुद्ध लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जनरली लोग केवल पूर्ण विराम यूज करते हैं। अगर आप उस पूर्ण विराम के साथ हाइफन यूज करना सीख गए, ठीक है, जो भी आपके हिंदी के जो स्लोगन होते हैं अगर उनका यूज आप सीख गए तो आप ये मान लो कि 10 नंबर आप बाकी लोगों से ज़्यादा लाओगे। और 10 नंबर में आप तहसीलदार और एसडीएम का फ़र्क होता है। विश्वास में आधा सा होता है, 20 नहीं होता, विश्वास होता है। ठीक है, वह कांग्रेस पर बना रहे हैं और आगे जाकर लोग कांग्रेस के खिलाफ खिलक लिखे हो, आवाज ना उठाएं कांग्रेस मैंने जो बोला ना उस किताब को खरीदो, वासुदेवानंद पाठक की किताब। ठीक है, उसको लेके आना, चैप्टर 2 चैप्टर 3 उसका अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए नागपुर अधिवेशन की तरफ आते हैं। नागपुर अधिवेशन, तो नागपुर कहाँ है? आप सभी को पता नागपुर कहाँ है? नागपुर आपके महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष कौन है? सी विजय राघवाचार्य। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। ये कांग्रेस का क्या है? अधिवेशन है, सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन क्यों है? इसलिए कि कांग्रेस के स्वरूप में ही सबसे बड़ा चेंज आया यहाँ पे। अभी तक जो कांग्रेस थी वो आम जनता से नहीं जुड़ी थी। ठीक है, उस पर ज्यादातर जो प्रभाव था वो उच्च वर्ग का था। पहली बार कांग्रेस को लोकतांत्रिक बनाया गया, कांग्रेस को आम जनता से जोड़ा गया, फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों को प्रयोग में लाने के लिए कांग्रेस ने अपने ढांचे में मूल चूल क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। क्यों कर लिया भाई? क्योंकि अब जो है गांधी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और गांधी जन आंदोलन खड़ा करना चाह रहे हैं। जन आंदोलन तो तब खड़ा होगा ना जब आम जनता उससे जुड़ेगी, और आम जनता तब जुड़ेगी जब उसके लिए आप कुछ ऐसा प्रपोजल, कुछ ऐसा प्रावधान लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस किए गए? ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस देखिए जो किया गया, कह रहा कि इनके संवैधानिक ढांचे में ही परिवर्तन कर दिया गया। तो संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन करते हुए सबसे पहला काम ये किया गया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई। क्या बनाई गई? कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई जिसमें कुल 15 सदस्य थे। ठीक है,
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे, ठीक है, जिसमें एक अध्यक्ष और महामंत्री का पद बनाया गया। दूसरा जो है, कहते हैं कि इसका काम क्या होता था? कांग्रेस के प्रस्तावों को क्रियान्वित करना। यानी जैसे मान लीजिए हमने अधिवेशन किया, ठीक है, और हमने ये तय किया कि हम इस हफ्ते में ये 5 काम करेंगे, जो भी प्रपोजल्स हम लाए, उस प्रपोजल पे वर्क कौन करेगा? तो ये कमेटी करती थी। इसका दायित्व तो होता था कि अधिवेशन में जो भी प्रस्ताव पारित होते थे, उस प्रस्ताव को क्या करना? कंप्लीट करना, उस टास्क को कंप्लीट करना, ठीक है। दूसरा जो है, यहां पर यह तय किया गया कि भाषाई आधार पर प्रांतों में समितियां गठित की जाएं। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। यानी जो भारत है, भारत में कई प्रांत थे उस समय, अलग अलग प्रांतों की अलग अलग भाषा है, तो ये तय किया गया कि हर प्रांत की उसकी अपनी भाषा में समितियों का गठन किया जाए। सभी प्रांतों में कांग्रेस समिति का क्या हो? गठन हो, और लोकल लैंग्वेज में हो, ठीक है। और ये कहा गया कि 25 पैसा देकर कोई भी व्यक्ति जो है कांग्रेस का क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। शुल्क जो है, अब इसके 2 फायदे थे, एक तो मिनिमम शुल्क लागू हुआ, दूसरा इससे राजकोष का निर्माण हो जाता, ठीक है। तो सदस्यता शुल्क 50 पैसे की गई, और ये कहा गया कि कांग्रेस को गांव कस्बों तक, लोअर लेवल तक क्या किया जाए? पहुंचाया जाए। और ये तभी हो सकता था जब उसे लोकल लैंग्वेज में क्या किया जाता? आगे बढ़ाया जाता। जब कांग्रेस का प्रचार क्या होता? लोकल लैंग्वेज में होता। तो सदस्यता शुल्क 25 पैसे रखा गया, ठीक है। कांग्रेस को एक संगठनित, एक मतलब एक ऑर्गेनाइज स्वरूप दिया गया पूरी तरह से। और अब कांग्रेस का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब समझ रहे हो? लोअर लेवल तक कांग्रेस पहुंची अब, ठीक है। पहले क्या था? बड़े बड़े शहरों में केवल ऑर्गेनाइजेशन होते थे, ठीक है, कांग्रेस की पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं थी। अब कांग्रेस का समितियों के माध्यम से क्या कर दिया गया? विकेंद्रीकरण कर दिया गया। अब कांग्रेस जो है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक कांग्रेस लोअर लेवल तक नहीं जाएगी, आप आंदोलन कैसे खड़ा करोगे? आम जनता जब तक आपसे नहीं जुड़ेगी, तो आप बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो आपकी सदस्यता उम्र रखी गई, वो 21 वर्ष रखी गई। और हिंदी को जो है, वह हिंदी को जो है एक संपर्क भाषा के तौर पर क्या किया गया? चुना गया। तो 5 निर्णय यहां पर हुए। पहला निर्णय, फिर से पॉइंट टू पॉइंट, 15 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई, ठीक है। दूसरा, भाषाई आधार पर समितियों का लोअर लेवल पर गठन शुरू किया गया। तीसरा, हिंदी को एक संपर्क भाषा के तौर पर चुना गया, खासतौर से उत्तर भारत में। चौथा, ठीक है, चौथा, आपकी जो शुल्क है, सदस्यता जो शुल्क है, ठीक है, उसको कितना तय किया गया? 25 पैसा। पांचवा, आपकी मिनिमम एज कितनी तय की गई? 21। सलमान पांचों बोल जाओ। 5 जो मैंने बोला, पांचों बोलो। मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए ना, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट मैंने बताया ना। नागपुर अधिवेशन के 5 महत्वपूर्ण डिसीजन कौन से? भाई यही थे ना, यहीं बैठे थे ना क्लास में, कहीं और थे? तन और मन का मेल था कि नहीं? सौरभ जी। हम्म। वो पहले आप बोल चुके, नहीं बोला था? अच्छा ठीक, हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक, 3 3 3 मान लिया मैं। आगे ये बोल चुके आप, इसमें बेईमानी नहीं है जरा सा भी, इसको आपने बोल दिया। हिंदी को संपर्क, चलो एक कंप्लीट कर दो आप। हाँ, भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों का गठन। योग करते हो सुबह? योग, योग करो, दिमाग के न्यूरॉन्स थोड़ा तेज हो जाएंगे, ठीक है। और मन जो है वो क्या होगा? सेंट्रलाइज होगा थोड़ा, ठीक है। तो ये 5 निर्णय इसमें लिए गए थे। अब आती है, ये इसी का असहयोग आंदोलन का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। नहीं नहीं, फाइनली इसको पारित किया गया। इसमें बहिष्कार, अब देखिए, आंदोलन का प्रसार, किसका प्रसार? असहयोग का प्रसार। मतलब असहयोग आंदोलन जो गांधी ने चलाया, वो भारत के किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। तो किन किन क्षेत्रों में? देखो, सबसे ज्यादा सफलता इसको मिली कहां पर? बंगाल में। सबसे ज्यादा सफल कहां रहा? बंगाल। अब इसका सीक्वेंस क्या? अगर आपसे कहे कि आंदोलन की सफलता का क्रम क्या रहा, सबसे ज्यादा कहां पे सफल रहा?
सफलता का क्रम क्या रहा? तो सफलता का क्रम सबसे पहले कहाँ रहा? बंगाल, देन आफ्टर आपका आंध्रा, ठीक है, इसके बाद आपका यूपी, इसके बाद आपका कर्नाटक, ठीक है, इसके बाद आपका पंजाब, ठीक है, ये आपकी सफलता का क्रम हो जाएगा, ठीक। और नेतृत्व, लीडरशिप, अगर आपसे पूछे कि नेतृत्व कहाँ पर किसने किया, तो सीआर दास आपके कहाँ हो गए? सीआर दास आपके बंगाल। सीआर दास कहाँ के थे? बंगाल के। पंजाब आपके हो गए लाला लाजपत राय और सैफुद्दीन किचलू। लाला लाजपत राय और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू, लाला लाजपत राय, सैफुद्दीन किचलू। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश ना। संयुक्त प्रांत में आपके मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल एवं जवाहरलाल नेहरू, पिता और पुत्र दोनों थे। मोतीलाल पिता थे सलमान जी, किसके? जवाहरलाल नेहरू के, ठीक है। इसके बाद आपका बंबई, तो बंबई में आप देख ही रहे हैं एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर हो गए। बिहार में आपके राजेंद्र प्रसाद। जो जहां का नेता है उसने वहां पर क्या किया? नेतृत्व किया। जहाँ राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नेता थे? बिहार के, ठीक है। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल भाई पटेल दोनों भाई, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। और ये किसकी सफलता थी? स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी के माध्यम से विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। और सलमान जी को समझ में एकदम आ नहीं रहा, मुझे खूब पता है, ठीक है। चलो याद करो। मद्रास में नेतृत्व किसने किया? सीआर दास, सॉरी सिराज गोपालाचारी, ठीक है। यही आपके सबनेवज्ञा में भी करेंगे, ठीक। टी प्रकाशम आंध्र प्रदेश में किए, ठीक है। सत्यमूर्ति मद्रास में किए, ठीक। दिल्ली में अरुण आसफ अली, बहुत बड़े लॉयर। आपके मध्य प्रांत में डॉक्टर मुंजे और अभ्यंकर। डॉक्टर मध्य प्रांत माने एमपी, ठीक है। तो वहां पर डॉक्टर मुंजे और अभ्यंकर, हालांकि हाँ, ठीक है। तो मध्य भारत जो है, मध्य प्रांत जिसे आज की डेट में एमपी कहते हो, कि उसमें पहले महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट जो है शामिल था, क्योंकि जो मुंजे हैं वो ज्यादातर लीड महाराष्ट्र से करते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर मुंजे और अभ्यंकर ने मध्य प्रांत को क्या क्या लीड किया। जमुनालाल बजाज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वकीलों के लिए 1 लाख का क्या किया था? बजट किया था। जमुनालाल बजाज आपके व्यापारी थे, सेठ महाजन थे। जनरली जो व्यापारी होते हैं, सेठ महाजन होता है, वो किसी मूवमेंट या आंदोलन को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है। लेकिन ये इकलौते ऐसे थे जिन्होंने जो है उस आंदोलन को क्या किया? सपोर्ट किया, ठीक। और राजनीति और उद्योग का गठजोड़ बड़ा पुराना है, समझ गए कि नहीं? जैसे आज की पॉलिटिक्स जो है वो आपकी कहीं न कहीं उद्योगपतियों से क्या है? जुड़ी हुई है, ठीक है। चाहे पिछली पार्टी थी, चाहे वर्तमान पार्टी थी, दोनों जो है वहां से चंदा पैसा लेती हैं, चुनाव लड़ती हैं, बाद में उनको बेनिफिट देती हैं। मोदी जी अगर इतनी ज़्यादा छूट उन्होंने अडानी अंबानी के लिए किया हुआ है, तो उसके पीछे एक रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है। विपक्ष जो है चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ के चिल्ला रहा है, लेकिन कोई बहस अडानी के ऊपर पार्लियामेंट में हुई नहीं हुई। उसका रीज़न है, सीधी सी बात, कि बात तो सही है, बट ऐसा नहीं है कि वो दूध को धुले हैं जो चिल्ला रहे हैं। अभी जब वो सत्ता में थे तो वो भी इंडस्ट्रियों से जुड़े हुए थे, समझ गए? अब शिक्षण संस्थाओं का आपने बहिष्कार किया था, इसको मैंने बता ही दिया था कि आपने असहयोग आंदोलन में शिक्षा उनकी न लेने के लिए कहा था, अंग्रेजों की शिक्षा हम नहीं लेंगे। तो विकल्प के तौर पर आपने अपने यहाँ जो 90,000 विद्यार्थियों ने छोड़ा था स्कूल, ठीक है, तो आपने विकल्प में क्या किया? काशी विद्यापीठ बनाया, आचार्य नरेंद्र देव उसके प्रधानाचार्य बने। और बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, पूना विद्यापीठ, ठीक है, और जामिया मिलिया इस्लामिया यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये तो मैंने कल बता दिया था आपको कि ये इंस्टीट्यूट आपके इस्टेब्लिश हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही इसको जामिया मिलिया इस्लामिया बनाया, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया आज की डेट में दिल्ली में है, तो इसे किसने बनाया था? जाकिर हुसैन ने बनाया था, ठीक है। इस तरह बिहार और उड़ीसा में
442, बंगाल में 190, बंबई में 189 और यूपी में 137 स्कूल क्या किए, खोले गए। ये बाद का डाटा है, ठीक है। अब इसको मत रटने लगना, समझे कि नहीं समझे। उतना ही पढ़ना चाहिए जितना जरूरी हो, अनावश्यक डाटा को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसमें बहुत देखना है तो ये देख लो कहां पर सबसे ज्यादा स्कूल खुले, बस। तो ये सारे विद्यार्थी जो है क्या होंगे, जब ये राष्ट्रीय शिक्षा से जुड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये डाटा जरूरी है, मद्रास में शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन बिल्कुल क्या रहा, असफल रहा। मद्रास में शिक्षा का बहिष्कार नहीं हुआ, वहां पर लोग अंग्रेजों की शिक्षा क्या किए, लेते रहे, अंग्रेजों के इंस्टीट्यूट से लोग जुड़े रहे, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि आंदोलन में जो शिक्षा का बहिष्कार रहा, ठीक है, शिक्षा का बहिष्कार, तो शिक्षा का जो बहिष्कार है यह कैसे सफल रहा, माने इसकी सफलता का क्रम क्या रहा। तो सबसे ज्यादा सफल ये कहाँ रहा, बंगाल में, फिर कहाँ रहा, पंजाब में, फिर कहाँ रहा, यूपी, फिर कहाँ रहा, बिहार में रहा, फिर कहाँ रहा, उड़ीसा, ठीक है। तो ये इनकी सफलता का सीक्वेंस है, ठीक है। किस चीज के, कौन से बहिष्कार के, शिक्षा के बहिष्कार की, कि सबसे ज्यादा शिक्षा का बहिष्कार कहां पे सफल रहा, तो बंगाल में, ठीक है। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का क्रम, तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का क्रम अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ये सफल रहा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार जो है वो आपका जो है आपके मध्य भारत में सफल रहा। लेकिन इस डाटा से आपको पता चल जाएगा कि कहते हैं कि ना कि आंदोलन शुरू होने से पहले 1 अरब रुपए जो है मूल्य का कपड़ा आयात होता था, कहां से, इंग्लैंड से। लेकिन जब आपने आंदोलन चलाया और ये कहा कि नहीं हम आपके वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, हम आपकी चीजों को नहीं खरीदेंगे, तो आपकी आयात जो है घटकर कितना हो गई, 50 करोड़। इस डाटा से ही पता चल रहा कि सीधे सीधे 50% आपकी आयात में क्या हो गई, कमी हो गई। तो आपको आर्थिक नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, आपने 50% क्या कर दिया, कमी कर दिया। ताड़ी की दुकानों पर धरना जो है ये भी काफी सफल रहा, जो महिलाओं ने किया था, शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना। एक कार्यक्रम का एक पार्ट था ना, कल बताया था ना, कार्यक्रम में सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। तो ये भी काफी क्या रहा, सफल रहा। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सफल क्या रहा, तो वो है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। अगर यदि आपसे पूछे, ठीक है, यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा सफल क्या रहा, तो आप कहोगे विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। रुक जाओ बेटा, थोड़ा पैसा मिला है, देख ले कितना मिला है। पैसा मिला है तो बड़े दिन बाद मिला कहीं से पैसा। पैसे का काल चल रहा था। अच्छा, पैसा ऐसी चीज है कि मिलता है ना तो एनर्जी आ जाती है ना ऑटोमेटिक। जैसे जिस दिन तुम्हारा वेतन होता होगा उस दिन मतलब गजब की खुशी रहती है, और 10 दिन बाद जब वो खत्म होता है तब ये होता है कि नहीं यार पैसा मत मांगो अब, ठीक है। हमारा तो देखो फिक्स है, हमारा तो ये आया शाम तक, मतलब 4-5 दिन हमको लगता है ट्रांसफर करने में, वो जाएगा वहीं महिला विभाग में। अब अपने में अगर रह भी गया ना तो बचता नहीं वो, समझ रहे। तो 5,000 ज्यादा आया तो उसी खुशी थी मुझे। हाँ अच्छा लगा आपने पूछा, कम से कम पूछा तो करो तुम। ताड़ी जानते हो, ताड़ी, अच्छा नारियल पिए हो, नारियल की तरह ताड़ी भी होता है, बस अंतर ये वो नशा करती है थोड़ा, ठीक है। हाँ मतलब नेचुरल आप उसको सोमरस कह सकते हो, ठीक है। ताड़ी जनरली साउथ में ज्यादा पीते हैं लोग, ठीक है, ताड़ी की खेती होती है। तो ये भी क्या है भाई, आप जो क्रियाएं जो है आप शराब पीने की बात करते हो वही ताड़ी पीने की बात करोगे, ठीक है। तो ताड़ी और शराब की दुकानों पर क्या किया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, समझ गए कि नहीं। अब यहां पे अगर आप देखें
तो अगर ये मैंने वही कहा ना कि अगर सारे बहिष्कारों में पूछ ले, जैसे बहुत बहिष्कार करने की बात तो अदालतों की बहिष्कार की बात हुई, शिक्षा के बहिष्कार की बात हुई, उपाधियों के बहिष्कार की बात हुई, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात हुई। बहिष्कार तो आपने बहुत सारी चीजों का किया, बट अगर उसमें से पूछ ले कि सबसे ज्यादा बहिष्कार कौन सा सफल रहा, तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। ये ध्यान रखना, ठीक है। असहयोग आंदोलन के खर्च के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था 1 करोड़ का, क्योंकि तिलक इसी दिन मृत्यु कर गए थे। ये ओवरफ्लो हो गया था, यानी ये ज्यादा सफल रहा, ठीक है। अली बंधु, अली बंधु में दो आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। अली बंधुओं ने कराची में हुए खिलाफत सम्मेलन में, जो 8 जुलाई 1921 को हुआ, उसमें एक प्रस्ताव इन्होंने पास किया और कहा कि मुसलमानों को ब्रिटिश सेना में काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, संध्या आज मुझे बताएंगे बेटा जिहाद क्या होता है। इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा उस तरह से मैच कर रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या होता है आपका जिहाद। मैंने अभी आपसे नहीं पूछा, मैंने संध्या नहीं जानते, चलो अब बताओ तुम। खुदा के नाम पर। हम्म। अल्लाह के नाम पर जिहाद करो तो। हम्म। अल्लाह के नाम पे जिहाद करो। अब ये मुझे बताओ आप, जैसे मैं हूं, ठीक है, आपके चूरू में ही रहता हूं, आप भी चूरू में हो, और आपका मौलवी, आपका गुरु कहे कि नहीं, डॉक्टर संजय की हत्या करो अल्लाह के नाम पे, ये जिहाद मैंने करना सही है, ये धार्मिक कदम है। कैसे गलत हुआ? हैं? आपने, इन्होंने क्या कहा, आपने सुना? आप जैसे मैंने कहा कि आपका धर्मगुरु जो भी हो, एक्स वाई जेड, अगर वो कहे धार्मिक कार्यों को या धार्मिक बातों को, तो वही कहेगा, तभी तो आप मानोगे, ठीक है। अगर वो कहे कि नहीं, डॉक्टर संजय की जो है क्या करो, हत्या करो, ये अल्लाह की नजरों में गुनाह नहीं बल्कि पाक है, ये धार्मिक कर्तव्य है, इस पे आगे बढ़ो, तो आप बढ़ोगे। ये असमंजस पड़ गया, ठीक। अब प्रश्न ये है कि जिस अल्लाह के नाम पर, आपने परिभाषा सही बताया, इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगों ने धर्म के नाम पे ना, बुरा मत मानना आप, ठीक है, हम आप में भी है, मेरे में भी है, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो दोनों में चीजों में है। इसने क्या कहा, इसने कहा कि अल्लाह के नाम पर जो है कोई भी काम अगर सही लगता है तो उसे करना क्या है, जिहाद है। ये बात इसने सही कहा। लेकिन जिस अल्लाह के नाम पर तुम्हें किसी काम को करने को कहा जा रहा है, क्या वो अल्लाह सही है कि नहीं है? क्या वास्तव में अल्लाह ने उसे डिफाइन किया है? हम, मैं समझ रहा हूं, मैं आपके हाथ दोनों बात समझ रहा हूं, दोनों बात, उसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि उसी, देखो जिहाद गलत नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग होता है। जैसे 1857 का विद्रोह जब चला, तो मौलवी अहमदुल्ला साहब जो फैजाबाद से लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हर मुसलमान का नैतिक दायित्व है कि वह इन काफिरों को क्या करे, हिंदुस्तान से बाहर करे। इसे जिहाद कहा गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं ये काफिर हैं, काफिर उनको कहा जाता है जो इस्लाम को नहीं मानते ना, सलमान जी। तो उसने, उन्होंने कहा, मौलवी अहमदुल्ला साहब ने, कि इन काफिरों को हिंदुस्तान से बाहर करना हर मुसलमान का धार्मिक क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। तो उसे जिहाद मान लिया गया।
मैं आपकी बात को एकदम एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं जानता हूं जिस चीज को आप बता रहे हो, मैं उस चीज को बता रहा हूं जो लोगों ने दुरुपयोग किया जिस चीज को। जैसे हमारी पॉलिटिक्स में दुरुपयोग हो रहा है हमारे हिंदुत्व का या सनातन का, वैसे तो आप में भी होता है ना। चलो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन एग्जाम बचा हुआ है प्री का। हाँ, अब यहाँ पे केवल आपको क्या, मैंने जो बताया ना कि सबसे ज्यादा आपको ये बताना होगा। और यहाँ पर इन्होंने जो कहा अली बंधुओं ने मुसलमानों के लिए कि मुसलमानों को ब्रिटिश सेना में काम नहीं करना चाहिए, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि स्टेटमेंट किसने दिया था और कब दिया गया था, ठीक है। इसी आधार पर सितंबर 1921 में अली बंधुओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसे राजद्रोह माना गया। भाई सरकार का विरोध करोगे तो राजद्रोह ही तो होगा, तो ये राजद्रोह माना गया और राजद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर 1921 को गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी अलग अलग अपने भाषणों में इसी तरह के प्रस्ताव को क्या किया, दोहराया कि भाई हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, जो बात अली बंधुओं ने किया था। गांधी का स्टेटमेंट यह था कि हर भारतीय नागरिक और सैनिक, हर भारतीय और नागरिक और सैनिक का कर्तव्य है कि वह दमनकारी सत्ता से अपना नाता क्या करे, तोड़ ले। यह स्टेटमेंट आपके यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। आपके यूपीएससी में यह क्या किया गया है, पूछा गया है। नहीं, पिछले में नहीं आया है, किसी ईयर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी ने यह स्टेटमेंट कब दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो कह रहा कि जो इस समय एक अधिवेशन होता है वो है विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है, 1921 में, ठीक है, दिसंबर में हुआ था ये। 16 अक्टूबर 1900 सभी कांग्रेस कमेटियों को पारित कर दिया, छोड़िए वो। तो विजयवाड़ा जो अधिवेशन हुआ, इस विजयवाड़ा अधिवेशन की एक चीज केवल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है एज को क्या करना, घटाना। एज को क्या करना, घटाना, ठीक है। एज को क्या करना, घटाना। कौन सी एज, कांग्रेस मेंबरशिप लेने वाली एज जो 21 थी नागपुर अधिवेशन में, उसे घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष, ठीक है। और दूसरा चीज यहां पे कहा गया कि भाई असहयोग के लिए कोष बनाया जाए, हाँ ठीक है। सदस्यता का लक्ष्य कितना रखा गया, 1 करोड़। सदस्यता मतलब किसकी, मेंबरशिप की। कि जैसे आजकल मेंबरशिप नहीं चल रहा है, हर पार्टी सदस्यता डिस्ट्रीब्यूट कर रही ना, और उसमें सबसे तेज भाजपा है। अपने नेताजी से हम मिले तो नेताजी पहला काम किए मोबाइल खोल के बोले हमारे नंबर ही उन्होंने ऐड कर दिया भाजपा मेंबरशिप में, समझ गए नहीं। तो यहाँ का जो कार्य, इस पार्टी का जो कार्यकर्ता बहुत तेज है, उसका टारगेट फिक्स है, तुम्हें इतने मेंबर बनाने हैं, बनाने हैं, समझ गए नहीं। तो उन सबका काम ही होता, कोई मिले, रिश्तेदार, स्टूडेंट, सब, आप लोगों का नंबर भी जुड़ गया है, समझ गए नहीं। आप सब जो है, तो यहां पर जो है ये टारगेट रखा गया कितना, 1 करोड़ का। और पूरी तरह सफल ये नहीं रहा, केवल 50 लाख ही सदस्य क्या हो पाए, जुड़ पाए, ठीक है, मेंबरशिप। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो शुल्क था ना 25 पैसा, तो उस समय 25 पैसा बहुत होता था। अच्छा, तुम अपनी जानकारी में कई पैसा से यूज किए हो, मतलब पॉकेट मनी के रूप में, जब आप क्लास 1 क्लास 2 में गए होंगे। जैसे घर पे पॉकेट मनी मिलती है ना भाई, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। तो आप जब क्लास 1 क्लास 2 में गए होंगे तो घर से कितना पैसा मतलब मिल जाता था कभी कभी, 10 रुपए। मैं 5 पैसे से हूँ, 1 सेकंड, मैं 5 पैसे से, तुम दो। समझ गए कि नहीं। 5 पैसा मिल जाता था, बहुत होता था। तो हम लोग क्या करते थे एक्चुअली, पहले गरीबी ज्यादा थी, किसान का बेटा ऊपर से, तो पैसा मिलता था दादाजी के थ्रू, पिताजी बाहर रहते थे।
और दादाजी निहायत कंजूस, भाई वो अपनी पीढ़ी में और ज्यादा गरीबी झेले होंगे, तो वो 5 पैसा देते थे, 5 बार समझाते थे कि ये खाना है, ये लेना है। मेला जाने का 2 रुपए मिलता था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, गेहूं की सीजन होती है ना, गेहूं की सीजन, तो क्या होता, गेहूं की कटाई में बहुत सारे उसके जो बालियां होती हैं वो खेत में गिर जाती थी। तो हम लोग इवनिंग में 4-5 लड़के झुंड बना के उसको पहले बीनते थे, उसको फिर पीटते थे, फिर उससे गेहूं निकालते थे, ठीक, और ले जाके उसको बेचते थे। और सरसों देखो, सरसों, सरसों होती है ना, तो एक पौधा गर्मी में उगता है और उसका जो बीज होता है वो पक्के एकदम सरसों के दाने की तरह होता है, कांटा होता है उसमें बेसिकली। तो हम लोग क्या करते थे ना, अगर इतनी भी सरसों मिल गई तो वो जो पौधा होता था ना उसको काट के झाड़ के उसको उसको मिक्स करके, एक दुकान थी जहाँ मैडम जो थी वो काफी ओल्ड एज थी, उस समय भी वो 70 के आसपास थी। तो हम लोग जब थोड़ा थोड़ा धूप खत्म हो जाती थी, इवनिंग हो जाती थी, जब उनकी आंखें कमजोर हो जाती थी, तब हम लोग दुकान पे पहुंचते थे, ताकि वो पहचान न पाए कि ये है क्या। सरसों के रेट पे ही उसकी सेल होती थी, तो उसका मिल जाता था 4 रुपए 5 रुपए, तो वो चलता था हफ्ते भर। तो ये वीकली फिक्स होता था हम लोगों का, तो वो दिन फिर लौट के आएंगे नहीं। समझ गए? चलो, तो अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें से, ये चीजें आप ना भी याद करो विजयवाड़ा अधिवेशन की, तो विजयवाड़ा अधिवेशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है चरखे और खादी का प्रचार करना। यही ये डिसाइड किया गया कि अब चरखा और खादी हमारे प्रचार का क्या बनेगा, माध्यम बनेगा, और यही धीरे धीरे आपके राष्ट्र का प्रतीक भी बन गया। समझ गए कि नहीं? चरखे और खादी का प्रचार, खादी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या बन गई, प्रतीक बन गई। जो खादी पहनते थे वो भारतीय कहलाते थे या राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेता के तौर पर देखे जाते थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में सबसे ज्यादा मदद जो है मैंने सफल क्या रहा, वही विदेशी कपड़े का बहिष्कार, ये बता ही दिया हमने। अब देखिए, असहयोग विरोधी संगठन भी तो बनेगा। जब असहयोग आंदोलन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो असहयोग आंदोलन का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि कौन सा वर्ग ऐसा था जिसने समर्थन किया, ठीक है, तो समर्थन करने वालों आम जनता, आम जनता हो गई, स्त्रियां, ये शामिल थे, ठीक है, किसान शामिल थे। क्योंकि आपको बता दूं, अवध किसान सभा, ठीक है, आपकी दक्षिण में मोपला विद्रोह इस समय चल रहा था केरल में 1921 में, साउथ में 1921 में इसी समय क्या चल रहा था, केरल का विद्रोह चल रहा था, ठीक है, मोपला विद्रोह वो भी इससे जुड़ा था। बिहार का किसान आंदोलन वो भी जुड़ा था। तो पहली बार जो है किसान आंदोलन जो है वो क्या हुआ, जुड़ा। समझ रहे हैं नहीं? किसान भी इससे जुड़ा था। इसके अतिरिक्त जो है आपका जो लंबरदार, लंबरदार समझते हो क्या होता है, जमींदारों से नीचे जो ठेकेदार होते थे वो भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे पूरी तरह से। न जुड़ने वाले में कौन है, तो न जुड़ने वाले में आपका जमींदार है, न जुड़ने वाले में आपका व्यापारी है, व्यापारी और साहूकार। ये कभी भी आपके आंदोलन से क्या होंगे, नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जब भी हड़ताल और आंदोलन होगा तो इनको क्या होगा, नुकसान होगा। कोई व्यापारी कभी नहीं चाहता कि हड़ताल हो, है कि नहीं? और यहां पे देखो विरोधी संगठन में जितने भी शामिल हैं वो सब क्या हैं, व्यापारी हैं। वो सब क्या हैं, व्यापारी। तो व्यापारियों में देखिए पुरुषोत्तम दास हो गए, ठाकुर दास, पुरुषोत्तम दास हो गए आपके, आपके ठाकुर दास हो गए, आपके जमुना दास, द्वारका दास, जमुना दास, द्वारका दास, शीतलवाड़, बाद में शीतलवाड़ सदस्य भी बनेंगे, ठीक है। ये सब जो है विरोधी संगठन के क्या थे, मेंबर थे। नहीं, चिमनलाल शीतलवाड़ नहीं है, वो तो दूसरे हैं। कौन? वहां क्यों देख रहे हैं, देखो ना, उसी को तो यहां लिखा हूं साफ साफ। आंखों को दर्द क्यों दे रहे हो? पुरुषोत्तम दास, ठीक है, ठाकुर दास, जमुना दास और द्वारका दास और शीतलवाड़। है? नहीं, युवा तो है, विद्यार्थी तो 90,000 विद्यार्थी छोड़ के यहाँ युवा तो है ही।
युवा इसमें शामिल है, युवा भी शामिल है। युवा को आप विद्यार्थी कह लो या युवा कह लो, दोनों एक ही है। ठीक है, हाँ ये शामिल है, ये शामिल नहीं है। ठीक है, अब जब आंदोलन चल रहा था तो इसी समय ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि आंदोलन मजबूत हो रहा है। अब आंदोलन को आप रोकोगे कैसे? भाई आप कहो कि आपका कपड़ा मैं नहीं पहनूंगी आपकी कंपनी का, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको जबरदस्ती बेचूंगा? बात समझेंगे नहीं? तो ब्रिटिश सरकार को हानि हो रही थी और सीधे धीरे धीरे जो देसी रियासतें थी वो देसी रियासतें भी क्या हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी आंदोलन में। ठीक, और उनके यहाँ भी जनता के बीच राष्ट्रवादी मानसिकता धीरे धीरे पनप रही थी। तो इसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा गया। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा गया जो वहां के राजकुमार थे, कि ये हुआ कि राजकुमार साहब जाएंगे तो जो देसी रियासतें हैं जो अपने आप को इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी मानती हैं, वहां जो है कांग्रेस का प्रभाव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वहां की जनता अपने राजा को देखकर क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। अब संध्या ये सोचो कि उस समय की जनता को ये पता ही नहीं था कि हमारा राजा कौन है, उसको ये भी एहसास नहीं था कि हम गुलाम हैं। नहीं समझे आप? मतलब वो इतना अनपढ़ जाहिल और गांव से जुड़ा हुआ आदमी, उसको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान की सत्ता कौन चला रहा है। आप इंग्लैंड के अधीन हो, उसको ये भी नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि नहीं हमारे राजा हैं फला किंग जॉर्ज, फला के राजा प्रिंस। उसको ये नहीं पता कि वो हमारे यहाँ के नहीं हैं। बात समझेंगे नहीं? भाई उसको क्या पता, उसको तो ये पता है कि चूरू हमारा एक क्षेत्र है, उसके लिए चूरू ही उसका देश है। राष्ट्रवादी मानसिकता थी नहीं, क्षेत्रीय मानसिकता से ही लोग अपनी आइडेंटिटी जोड़ते थे कि हम मद्रासी, हम बिहारी, हम पंजाबी, हम फला। ठीक है, तो उनको भारत देश से कोई मतलब थोड़ी नहीं था। ये तो जब राष्ट्रवादी मानसिकता विकसित हुई और राष्ट्र के नाम पर जो है फिर लोगों को यह आइडिया हुआ कि नहीं वी आर द इंडियन, तब लोगों को लगा कि नहीं अगर हम वी आर द इंडियन, हम भारतीय हैं, तो फिर ये अंग्रेज कौन है? वो तो बाद में लोगों ने अवेयरनेस लाया ना सबके मन में कि नहीं ये विदेशी हैं और इनका शासन हमारे ऊपर सही नहीं है। बात समझे नहीं समझे आप? ठीक है, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है। ठीक है, अब प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जब हुई तो कहते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स को ब्रिटिश सरकार ने भारत में जनता और राजाओं के बीच निष्ठा जागृत करने के लिए क्या किया था, भेजा था। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? और कब आए? 21 में, ध्यान रखना। ठीक है, यहां डेट कुछ गलत थी, 21 ही है। ठीक है, 21 है ये। तो 21 में जब आए तो यहां पे क्या हुआ कि भाई अब देखो प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध होगा, सीधी सी बात, प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या होगा, विरोध। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत पूरे भारत में सार्वजनिक हड़तालों और बंद बाजारों के द्वारा किया गया, विरोध करके कि भाई हम आपके आने का स्वागत नहीं करते हैं। और बंबई में गांधी जी ने एल्फिस्टन मिल के अहाते में एक क्या की सभा बुलाई, यहीं पर सांप्रदायिक दंगा हो गया था। एल्फिस्टन मिल कहाँ थी? बंबई में। एल्फिस्टन मिल के अहाते में उन्होंने क्या किया, एक सभा को क्या किया, बुलाया। हाँ मैं ये कह रहा था अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन चाहिए, ठीक है, चूंकि मुकुल सर हो सकता है संडे को, तो कोई भी जो सबसे रिलेवेंट पार्ट हो तुम्हारा, ठीक, उसकी मैराथन क्लास लगवा लो, मनोज सर पढ़ा देंगे। ठीक है, आप टॉपिक लिख के दे दो मुझे, ज्योग्राफी के ये टॉपिक सर करवा दो, जरूरी है तो मैं बोल दूंगा कर देंगे वो। ठीक है, देखो मेरा मानना है कि आप कम से कम जितना मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन हो सके उसको करके दो, फिर उसके बाद तो फिर हम जीरो से शुरू करेंगे। समझ गए नहीं आप? फिर आपका पूरा 1 साल लूंगा मैं जीरो से एकदम। ठीक है, फिर आपको यही लिखना है, यही पढ़ना है। ठीक, यही लिखना सीखो, यही जो आपको सीखना है यही सीखो ऑन द स्पॉट। ठीक है, अभी आप 2 फरवरी को टारगेट करके, अभी आप घबराना मत, ठीक है, कि आप बीच से आए हो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सब फिर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये तो अभी 2 फरवरी को एग्जाम है तो एक रफली थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ। समझ आना नहीं आ रहा आपको? ठीक है, तो 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आता है तो गांधी ने यह तय किया कि हम एक सभा बुलाएंगे, उस सभा में निर्णय लेंगे कि हम आपका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है,
तो एल्फिस्टन मिल थी बंबई में, वहां पर इन्होंने क्या किया, सभा बुलाया। ठीक है, उस समय बंबई में पूरा हड़ताल थी। गांधी जी सभा को संबोधित करते हैं और सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि नहीं, हम इनका विरोध करेंगे। लेकिन यहीं पर एक गुट जो है उनके स्वागत में गया हुआ था। किसके? प्रिंस ऑफ वेल्स के। और दोनों भाई आमने सामने गुट हो गए दोनों, एक समर्थक प्रिंस ऑफ वेल्स का, एक विरोधी। दोनों गुटों में क्या हो गया? दंगा हो गया। तो दोनों गुटों में जब दंगा हो गया तो यहाँ कई लोगों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बाद में गांधी जी को अनशन पर बैठना पड़ा। गांधी जी का एक ही हथियार था, भाई लड़ो मत, नहीं मानोगे तो गांधी जी अनशन बैठ जाते थे। और गांधी अनशन बैठते सब शांत हो जाते थे। समझ गए नहीं? तो गांधी की सभा से लौट रहे लोगों और प्रिंस के सभा के स्वागत के लिए जा रहे लोगों के दोनों गुटों में क्या होती? मुठभेड़ हो जाती है। ठीक है, यहां पर 58 लोगों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, 58। पुलिस गोली चलाती है और 58 लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इस बीच जो है कांग्रेस ने अपनी जो प्रांतीय समितियां थी उनसे जो है इन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है कम से कम आम जनता को यह समझाइए कि हमें अब क्या करना है, सविनय अवज्ञा की तरफ आगे बढ़ना है। असहयोग चल रहा है। सोच लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली बार सविनय अवज्ञा की बात कब की गई? तो असहयोग आंदोलन में ही की गई थी। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय पूर्वक अवज्ञा। अवज्ञा माने आदेश का उल्लंघन करना। विनय पूर्वक, लाठी गोजी डंडा लेके नहीं, विनय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक कि भाई हम आपके इस कानून को नहीं मानेंगे। समझे कि नहीं? पहले तो हमने असहयोग किया कि हम आपकी चीजों को यूज नहीं करेंगे, आपके स्कूल की हेल्प नहीं लेंगे, आपके अदालत में नहीं जाएंगे, आपके वस्तुओं को नहीं पहनेंगे। ठीक है, पहले तो हमने ये किया। अब हम किस पे जाएंगे कि आपने जो कानून हमारे यहां बना रखे हैं ना सब, हम उसको नहीं मानेंगे। क्या समझेंगे? नहीं, अवज्ञा करेंगे। आपके जितने भी आदेश हैं हम उसकी क्या करेंगे? अवज्ञा करेंगे। और वो नैतिक तरीके से करेंगे, विनय पूर्वक करेंगे। ठीक है, लेकिन ये हो नहीं पाया था, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसके तहत मिदनापुर बंगाल और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में जिले में, ठीक है, और पिराला गांव में और पेडा नदी पाडू में सविनय अवज्ञा क्या किया गया था? शुरू हो गया था। तो ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, ये पूछा जा सकता है। इसलिए इसको ध्यान से अपनी कॉपी में आप लोग जब नोट्स बनाना तो नोट कर लेना कि असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से वो स्थान थे जहां पर सविनय अवज्ञा भी क्या किया गया? चलाया गया। तो वो था आपका मिदनापुर बंगाल, मिदनापुर बंगाल, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश गुंटूर, आंध्र प्रदेश गुंटूर और पिराला गांव। पिराला गांव भी आंध्र प्रदेश में ही था। ठीक है, और आपका पेडानडी पाडू, पेडानडी पाडू, ठीक है, ये भी आपके आंध्रा का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया? सविनय अवज्ञा मूवमेंट चलाया गया असहयोग आंदोलन के दौरान। इसी दौरान असम की सुरमा घाटी बहुत फेमस है चाय के लिए, ज्योग्राफी में भी आती है। असम की सुरमा घाटी कहाँ है? तो सुरमा घाटी में चाय के बागान मजदूरों ने भी वेतन वृद्धि को लेकर इसी समय हड़ताल किया था। अब अगर आप में एक चीज आ गया कि और कौन सा वर्ग जुड़ा था, तो मजदूर वर्ग भी जुड़ा है इस आंदोलन से। ठीक है, किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा है। ठीक, इन्हीं के समर्थन में वहां स्टीमर पर काम करने वाले मजदूरों ने भी क्या कर दिया था? हड़ताल कर दिया था। स्टीमर जो पानी में चलता है, आवाज रिपीट हो रही है। ओके, तो यहां पर जो है आप देखेंगे तो स्टीमर पर काम करने वाले जो नाविक थे उन्होंने भी अपोज किया था और सरकार ने इनका दमन किया। तो इसके विरोध में जो है कलकत्ता के रेल कर्मियों ने भी हड़ताल कर दिया था। ठीक है, हालांकि इतने डेप्थ में नहीं जाएगा, समझ गए कि नहीं? बंगाल में हुई ऐसी घटनाओं के पीछे किसका हाथ रहा? एमएम सेन गुप्ता का। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बंगाल के रेल कर्मियों, ठीक है, असम के सुरमा घाटी के चाय बागान मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो फिर आप कहोगे कौन किया? एमएम सेन गुप्ता ने किया। इस तरह से क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। समझ में आया?
ठीक। और ये देखिए, ये किसान संगठन थे जो आपके जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, ठीक है। अवध किसान आंदोलन अवध प्रांत यानी यूपी का क्षेत्र है। आपका मालाबार आंदोलन 1921 का है, कहाँ का? केरल का, ठीक है। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन अकाली आंदोलन 1921 का है, कहाँ का? पंजाब का, ये भी जुड़ा था। और छुआछूत विरोधी आंदोलन, ये सारे आंदोलन जो है आपके असहयोग आंदोलन से क्या रहे? जुड़े रहे, ठीक है। सरकार ने क्या किया? दमन किया। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। दमन के द्वारा ही आंदोलन को क्या किया गया? दबाया गया था, ठीक। अब मैं मौजवानी बोलूंगा थोड़ी देर, इसको छोड़ो अब, ठीक ना। अब समझो, जब असहयोग आंदोलन आपका चल रहा था तो एक घटना घटती है जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। कौन सा कांड? चौरी चौरा कांड। हाँ हाँ हाँ, सलमान, सही पकड़े हो आप, सही पकड़े हो। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को जो है, ये क्या होते हैं? एक घटना घटती चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? यूपी। ये कहाँ है? तो यूपी में है ना। कहाँ पे है? यूपी में है। कहते हुआ क्या कि एक थे यादव जी थे, ठीक है। वो नेतृत्व कर रहे थे, लीड कर रहे थे। और हुआ क्या कि एक पुलिस थाना था, वहां पे कुछ गड़बड़ी होती है, ठीक है। तो किसानों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। तो आग लगाई जो है, यादव प्रकाश उनका नाम था शायद, जो लीड कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? यादव जी ने आग लगा दिया पुलिस थाने में, ठीक। और 22 पुलिसकर्मी जल के क्या हो गए? मर गए। तो जब 22 पुलिसकर्मी जल के मर गए तो उस समय गांधी जी कहाँ थे? गुजरात। कहाँ थे? गुजरात। गुजरात के वडोदरा में थे। यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया कि तुरंत गांधी जी ने एक्शन लिया और गांधी जी ने कहा कि भाई आप इसे क्या कर दो? बंद कर दो। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। गांधी ने कहा कि नहीं, हिंसा, हमने शुरू में ही कहा था हिंसा नहीं होनी चाहिए, आपने हिंसा किया, इसलिए हम इस आंदोलन को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। बस समझेंगे नहीं। अब गांधी ने यहां क्या किया? जब मना किया तो भाई आंदोलन बड़ी तेजी से सफल हो रहा था, समझ गई नहीं, आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। एकाएक गांधी ने जब ये कह दिया कि नहीं, हम आंदोलन को आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, तो बड़े स्तर पर लोग क्या हो गए? नाराज हो गए। युवा नाराज हुआ, जो यंग लोग थे, यंग जनरेशन वाले लोग थे, वो नाराज हुए। तो जब यंग जनरेशन नाराज हुई तो यंग जनरेशन ने कहा कि भाई अब हमें गांधी में विश्वास नहीं है। और इस यंग जनरेशन ने अपना एक अलग रास्ता अपना लिया। एक दिन शायद हमने थोड़ी बहुत चर्चा इस पे किया था, क्रांतिकारी आंदोलन की। तो यहां से यंग जनरेशन अलग होकर वो क्रांतिकारी रास्ता चुन लेती है, हिंसा का रास्ता, ठीक है। गांधी के अहिंसा से वो क्या हो गई? उब गई। और उसने एक नया रास्ता तलाशा जिसमें आपके चंद्रशेखर आजाद, रोशनलाल, ठीक है, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन सान्याल वगैरह वगैरह, यह चारे संगठन बनेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कानपुर में 1924 में। और उसके माध्यम से क्रांतिकारी संगठन खड़ा होगा, ठीक है। अब कांग्रेस के अंदर विरोध उपजा। कांग्रेस के अंदर विरोध ये उपजा कि भाई हमें क्या करना चाहिए? अब आंदोलन तो आपने कैंसिल कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने तो यहां तक कह दिया कि गांधी में राजनीतिक सूझबूझ ही नहीं है, गांधी में राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है। चूंकि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस उस समय 19-20 साल के थे, दोनों यंग थे और नए नए एकदम जुड़े थे। भाई एक तो अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के जुड़ा था। भाई आप सोचो कि कोई आईएएस हो जाए प्रॉपर और वो आंदोलन में भागीदारी करने के लिए अपने या नौकरी को छोड़ दे, और आंदोलन कोई वृद्ध आदमी आए और एकाएक उसे कैंसिल कर दे, तो बुरा नहीं लगेगा उसको? सुभाष चंद्र ने कहा नहीं, आप में तो पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं है, समझ गए नहीं। तो नाराजगी बड़े चरम पर थी। मोतीलाल नेहरू ने भी क्रिटिसाइज किया, तमाम लोगों ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और परिणाम उसका यह हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई। कांग्रेस जो है दो भागों में डिवाइड हो गई। एक परिवर्तनवादी गुट और एक अपरिवर्तनवादी।
परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। ठीक है, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। तो यहां पर जो है परिवर्तनवादी का क्या मतलब है? परिवर्तनवादी वो गुट था जो ये मानता था कि नहीं, हमें जो है क्या करना चाहिए कि हमें जो 1919 का एक्ट आया था, ठीक है, हाँ, कौन सा एक्ट? नहीं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, चेम्सफोर्ड उसमें गवर्नर जनरल थे, मॉन्टेग्यू आपके भारत सचिव थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आपको चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो उस समय कांग्रेस ने उसका विरोध कर दिया। तो अब कांग्रेस का एक दल ऐसा था जो ये कह रहा था कि नहीं, हमें उस एक्ट के अधीन दिए गए प्रावधानों का लाभ उठा के हमें चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए और सदन में अंदर जाकर हमें सत्ता का विरोध करना चाहिए। वहां से मीडिया हमारी बात को छापेगी और हम सरकार का जो मूल उद्देश्य है उसको उजागर कर पाएंगे जनता के सामने, क्योंकि मीडिया हमारी बात को जगह ही नहीं देती। बस समझेंगे नहीं कि मीडिया जब तक हमारी बात को छापेगी नहीं तो हम कैसे जो है आम जनता से जुड़ पाएंगे। तो इनका ये कहना था कि नहीं, हमें चुनाव में पार्टिसिपेट करके हमें सदन के अंदर से जाके सत्ता का विरोध करना चाहिए, ताकि लोग हमसे जुड़े, जाने कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, हम ब्रिटिश सरकार की पोल खोल रहे हैं। ठीक, लेकिन गांधी और दूसरा जो वर्ग था परिवर्तनवादी माने अपरिवर्तनवादी, वो कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अपने जो है जो हमारे जो रोजमर्रा के जो कार्य हैं, ठीक है, जो रचनात्मक कार्य हैं, जैसे छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाना, मंदिर प्रवेश जैसे मूवमेंट चलाना, ठीक है, मंदिर प्रवेश जैसे मूवमेंट चलाना, या जैसे चरखा कातना है, इन कार्यों के द्वारा हम जनता से क्या रहें, जुड़े रहें। ठीक है, इन कार्यों के द्वारा हम जनता से क्या रहें, जुड़े रहें, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम जनता का सहयोग लेकर फिर से एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, गांधी का ये कहना था कि देख भाई, सत्ता में अगर जाओगे तो सत्ता में जाने वाला जो व्यक्ति है ना, उसकी निष्ठा बदल जाती है। जैसे अभी संध्या, मान लो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि नहीं, मैं जब भी अधिकारी बनूंगी, एसडीएम, बहुत बहुत मैं शरीफ रहूंगी, बहुत मैं ईमानदार रहूंगी। लेकिन जिस दिन एसडीएम का पद पाओगी, एक विधायक आएगा, बोलेगा ऐसा है, ये पेटी पड़ी हुई है, ठीक है, आप देख लेना एक बार जो है, और पेटी आपने खोल के देखा और बड़ी बड़ी नोटों की गड्डी उसमें भरी पड़ी है, तो सारी निष्ठा और सारे वादे और वो सब है, सब वहीं के वहीं रह जाएंगे। मैं कहा, मैंने तो सबकी बात नहीं की बेटा, मैं संध्या की बात किया। ठीक है, 10% लोग हिंदुस्तान में अब भी अच्छे जिससे देश चल रहा है, 90 तो आप जैसे लोग ही हैं। ठीक है, ये सच्चाई है, 10% लोग ही ईमानदार हैं जिससे देश चल रहा है। तो परिवर्तनवादी कौन कौन थे, आइए जरा देखते हैं। तो परिवर्तनवादी में जो थे, उसमें आपका सबसे पहला नाम जो है बच्चों, आपका आता है सी आर दास का। ठीक है, दूसरा नाम आता है आपके विट्ठल भाई पटेल का। तीसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू का। चौथा नाम आता है अरविंद घोष का। चौथा नाम आता है अरविंद घोष का। ठीक, और अपरिवर्तनवादी में कौन कौन है? तो अपरिवर्तनवादी में आपके सरदार पटेल हो गए, सरदार पटेल हो गए आपके। सरदार पटेल के साथ साथ जो है आपके सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी हो गए आपके जो है सरदार पटेल, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये जो लोग थे ये अपरिवर्तनवादी गुट के थे। ठीक है, जिनका विश्वास चरखा कातने में, छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाने में, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाने में, इसमें था। लेकिन हुआ क्या कि जो गया अधिवेशन होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आइए जरा सा, कह रहा है कि 13 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने यंग इंडिया के लेख के माध्यम से जो है क्या किया था, आंदोलन को स्थगित करने की बात कही थी। और इसी यंग इंडिया में लिखे गए एक लेख के आधार पर इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था और राजद्रोह का आरोप लगा के गांधी को जेल भेज दिया गया।
असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद। तो गांधी उस समय थे जेल में, ये ध्यान रखिएगा। न्यायाधीश ने तिलक का उदाहरण दिया कि जो काम तिलक ने किया था 1908 में, वही काम गांधी तुमने किया है। तो तिलक को भी मैंने 6 साल की जेल भेजा था मांडले में, और तुमको भी उसी राजद्रोह के आरोप में जेल भेजूंगा 6 साल के लिए। लेकिन गांधी कभी 6 साल जेल में रहे नहीं, बहुत नौटंकी बात थे, ठीक है ना। कभी कहीं हड़ताल बैठ जाते थे, कभी मतलब कलाकार टाइप का इंसान थे, ठीक है। ब्रिटिश सरकार तो कई बार इनको पूरा लकड़ी का तिकथी उकथी सब बना लिया था कि नहीं अब मरी जाए तो लेकिन ये उठ जाते थे, समझ गए कि नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया, अब देखो जेल गए, 5 फरवरी को छूट गए, क्या हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर गांधी जेल से बाहर आ गए। तो असहयोग के स्थगन के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था असहयोग समिति, कि भाई आंदोलन स्थगित हो गया, आंदोलन स्थगित होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या था, असहयोग समिति, ठीक है। तो असहयोग समिति में कौन कौन थे, ठीक है। एक तरफ आपका वो प्रथम गुट है, अंसारी, सिराज गोपालाचारी, के कस्तूरी रंजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। यही गुट आपका क्या कहलाएगा, अपरिवर्तनवादी गुट। यही क्या होगा, अपरिवर्तनवादी गुट, ठीक है। और ये हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, विठल भाई पटेल, अरविंद घोष, ये हो जाएगा आपका परिवर्तनवादी गुट, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, परिवर्तनवादी गुट, ठीक ना। अब यहां पे वही मतभेद वाली बातें कही गई हैं, ठीक है। मतभेद किन मुद्दों पे मतभेद हुआ जिसको हमने डिस्कस किया। तो अब गया का जो अधिवेशन होता, बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहां पर सी आर दास ने अपना प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो जब सी आर दास ने अपना प्रस्ताव रखा कि हमें चुनाव में भागीदारी करनी चाहिए, तो बहुमत जो है वो सरदार पटेल के पक्ष में था। तो इनका प्रस्ताव गया अधिवेशन में पारित हुआ नहीं। दोनों ने गुस्से में क्या किया, इस्तीफा दे दिया। किसने किसने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। और इस्तीफा देकर इन्होंने 1 जनवरी 1923 को एक नया दल बनाया जिसका नाम था स्वराज्य पार्टी। क्या बनाया, स्वराज्य पार्टी, जिसके अध्यक्ष हुए कौन, सी आर दास, जिसके अध्यक्ष बने सी आर दास, ठीक है। और जिसके उपाध्यक्ष बने कौन, उपाध्यक्ष कहिए महामंत्री, महामंत्री बने मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जब ये गठित हो गया, गांधी की तबीयत और खराब। लो, जो 1907 में सूरत में हुआ वो तो फिर हो रहा है, ठीक है। गांधी चालाक आदमी, सी आर दास वगैरह सब लोग गए मिलने गांधी से। गांधी ने अपनी मूक सहमति दे दिया और ये कह दिया कि चुनाव लड़ो, लेकिन कांग्रेस के अंदर रह के लड़ो, अलग होके नहीं, ठीक है। तो 1923 में सी आर दास ने स्वराज पार्टी के नाम से चुनाव लड़ा, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर से लड़ा, यानी कांग्रेस का होके लड़ा, कांग्रेस से अलग होके नहीं लड़ा, यानी उसका गलत मैसेज नहीं गया, समझे नहीं। तो अब देखो यहां पर सी आर दास के ये स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग हुए तो सी आर दास ने अपना भाषण दिया। अलग होने पर सी आर दास ने अपना भाषण दिया था, और सी आर दास ने कहा था, ठीक है, यहां पर सी आर दास ने कहा था कि हम, इनका स्टेटमेंट है कि हम लोगों को एक, हाँ, हम शेर को उसकी माद में जाकर क्या करेंगे, हराएंगे। माद समझते हो, माद जहां शेर अपना रहता है, जैसे लोमड़ी का घर देखे हो, वैसे शेर की माद होती है। तो स्टेटमेंट दे रहे हैं सी आर दास कि हम लोग शेर की, हम लोग उसकी माद में जाके हराएंगे, ठीक है। माद मतलब जो आवास होता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश सरकार की माद क्या थी, विधानसभा ना, विधानमंडल सरकार वही तो बनती है भाई। आज की सरकार कहाँ बैठती, पार्लियामेंट में, संसद में। संसद हमारी सरकार की माद है, तो वहां जाके हम हराएंगे, संसद में जाके हराएंगे। और खर्च की स्वीकृति नहीं होने देंगे, निंदा प्रस्ताव पास करेंगे और सरकारी यंत्र चलने नहीं देंगे, चीजों को असंभव कर देंगे।
ये स्टेटमेंट है किसका? सीआर दास का। तो जनवरी 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन कर लिया, जिसको मैंने आपको बता ही दिया। ये स्टेटमेंट इनका एक और इंपॉर्टेंट है। क्या मैं विद्रोही हूं? सीआर दास कहते हैं कि क्या मैं विद्रोही हूं? आगे कहते हैं कि मैं कांग्रेस या अन्य किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह अवश्य करूंगा यदि मुझे मालूम हो जाए कि स्वराज प्राप्ति के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इनका कहना कि भाई अगर कांग्रेस का विरोध करने से हमें हमारे देश को स्वराज्य मिलता है तो हम करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये जता रहे हैं कि हमारे लिए सर्वोपरि क्या है? देश के लिए स्वराज्य, ना कि कांग्रेस। समझे कि नहीं समझे? फिर ये कहते हैं कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता। ये दोनों स्टेटमेंट याद रखना। किसका? सीआर दास का। हाँ हाँ, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। स्वराज दल के लोगों ने कांग्रेस के ही कार्यक्रमों को अपनाया और साथ ही 1923 के अंत में होने वाले चुनाव में शामिल होने का निर्णय लिया गया। ठीक है। जो आनंद भवन है मोतीलाल नेहरू का, आज की डेट में तो ये एक राष्ट्रीय स्मारक वो बन चुका है। बहुत सुंदर है, आप लोग कभी जाइएगा। ठीक है, काफी बड़े एरिया में है। बड़े बड़े रईस आदमी थे मोतीलाल नेहरू। ऐसे थोड़ी ना कि पेरिस और फ्रांस ने पंडित नेहरू कपड़ा सिलाता था और धुला जाता था। मदन मोहन क्या नाम उनका, महादेवी वर्मा ट्यूशन देती थी। महादेवी वर्मा का नाम सुने हो? हिंदी की महान लेखिका है महादेवी वर्मा। इलाहाबाद की धरती बहुत ही मतलब ऊर्जावान रही है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आवास मैं गया था देखने। तो निराला को मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था निराला मतलब वास्तव में निराला ही। निराला मतलब समझते हो निराला का अर्थ क्या होता है? जिसको मस्त मौला देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, 1 रुपए भी जेब में हो तो मोतीलाल ने उनके लाल बहादुर शास्त्री की तरह निकाल के दे देते थे दूसरे को। अपना कैसे खर्च चलेगा कोई पता नहीं है। तो पंडित नेहरू बड़े परेशान रहते थे। तो पंडित नेहरू ने उनकी महीने की 1 रुपए की इनकम फिक्स किया और वो इनकम उनको नहीं देते थे, वो देते थे किसको? महादेवी वर्मा को, कि आप इसको रखो 1 रुपए और उनको जब जब जरूरत पड़े तब तब देना, इकट्ठा मत देना। तो कभी मैं सोचता हूं कि उस दौर के लोग कितने जैसे मैं लाल बहादुर शास्त्री को पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री कई किताबें मैंने पढ़ा, तो बहुत सारे वाकया आज भी मेरी जहन में उनके हैं। एक बार मैं पढ़ रहा था तो उनका वो लिखा था, जो उनकी वाइफ थी, लाल बहादुर शास्त्री जब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है, तो इनसे पूछा गया कि भाई जनाब आपके परिवार का खर्च बता दो। ठीक है, क्योंकि आप कहीं कुछ अर्निंग तो कर नहीं रहे हो, तो कांग्रेस कमेटी से भाई आपको कुछ पारिवारिक खर्च के लिए मैंने दिया जाए। तो गए राय मशूरा अपनी पत्नी से किए कि मिनिमम बताओ, मतलब कितने में चल जाएगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए अगर मतलब 25 रुपये अगर मिल जाएगा तो परिवार का खर्च में चला लूँगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, गए कांग्रेस कमेटी में बताया भाई 25 रुपये महीने का दे दीजिएगा, परिवार हमारा चल जाएगा। रामपुर के थे, एकदम बनारस से नदी के इस पर मुगल सराय। तो कुछ दिन बीते, एक दिन इनका एक मित्र था, इनसे बोला कि भाई मित्र अगर आपके पास 100 रुपये हो तो मुझे दे दो कुछ दिनों के लिए, मुझे बहुत ज़रूरी है। तो बोले यार क्यों मजाक कर रहे हो, मेरे पास पैसा कहाँ से रहेगा, मैं कहाँ से पैसा आपको दूंगा। फिर भी ऐसा चलो मैं अपनी पत्नी से पूछ के देखता हूँ। तो गए शाम को जब घर, तो पत्नी से पूछा कि एक हमारे मित्र हैं उनको 100 रुपये की ज़रूरत थी। तो पत्नी ने कहा ठीक है उनको बोल दीजिएगा कल आके ले लेंगे। तो बड़ी देर तक तो सोची कि पता नहीं मेरा दिल रखने के लिए उसने ऐसे बोल दिया कि है भी उसके पास कि नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ध्यान नहीं दिए, जाके उससे बोले कि ठीक है आप मेरे घर आ जाना कल, वाइफ बोली है कि कर देंगे। तो वो गए मित्र और वाइफ ने उनको 100 रुपये दे दिए। तो रात में जब आए मोतीलाल नेहरू लौट के, तो पत्नी से पूछा कि तुमने 100 रुपये दिए कहाँ से, जब 25 रुपये ही मिलता है और खर्च हमारा 25 रुपये ही है, तो तुमने दिए कहाँ। तो पत्नी ने कहा कि मैं उस 25 में से 5 रुपये जो है वो सेव कर लेती हूँ, 20 में परिवार का खर्च चला लेती हूँ। तो महोदय जब दूसरे दिन गए कांग्रेस कमेटी में तो उन्होंने कहा कि आप लोग हमें 5 रुपये का अतिरिक्त अनुदान कर रहे हैं, हमारे परिवार का खर्च केवल 20 रुपये है, हमें इसलिए 20 रुपये दिया जाए।
हाँ, और ये अगर मतलब हम लोग 2-4 पीढ़ियां और गुजर गई होती तब पढ़ते तो लगता ये कहीं ना कहीं गलत लिखा गया है। हम अभी उसी पीढ़ी से गुजर रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि भगवान थे या पत्थर मूर्ति में पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान पैदा हुए। उनका बेटा था अनिल, उनकी गाड़ी लेके चला गया बिना बताए उनसे, और जब आया तो ड्राइवर को उन्होंने बहुत डांटा, लाल बहादुर शास्त्री ने, और पूछा कितनी दूरी तय की है तुमने? उसने बताया जनाब 20 किलोमीटर। पैसा दिए जेब से निकाल के कि टंकी से तेल ला के इसमें डालो, सरकारी तेल था जिसको तुम लेके गए हो। तो सोचो उस दौर के लोग देश को बनाने और चलाने के लिए कितना ज्यादा उन लोगों ने संघर्ष और मेहनत किया। आज के नेताओं को बैठा के अगर आदमी सोचे, एक आदमी अगर केवल जिला परिषद भी बन रहा है या ग्राम प्रधान भी बन रहा है, सरपंच तुम्हारे गांव का, तो वो भी जो है उस समय लाल बहादुर शास्त्री 10 गुना धनी है कि नहीं? तो जो मोरालिटी और ह्यूमैनिटी थी वो चीजें खत्म हो गई हैं जैसे। रिचार्ज भी, आप सोच लीजिए। तो ये दुर्भाग्य है देश का ना। तो आनंद भवन जो था काफी बड़े एरिया में है, इसी समय उन्होंने उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, और वही स्वराज भवन के नाम से जाना जाता है। आज भी जाओगे तो आनंद भवन के अंदर ही एक स्वराज भवन भी है, ठीक है, स्वराज भवन है। तो अब तो वो एक संग्रहालय टाइप का बन चुका है, ठीक है। हाँ, इसे मुख्यालय बनाया गया स्वराज पार्टी का, ठीक है। और स्वराजियों का मानना था कि राजनीतिक निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए परिषदों में प्रवेश करना आवश्यक है, ठीक है। कम से कम हमारा राजनीतिक सक्रियता बनी रहेगी, हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेंगे, चुनाव में भागीदारी करके जो है, ठीक है। तो परिषदों को राजनीतिक संघर्ष का मंच बनाया जाएगा, ठीक है। और औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विधान परिषदों को हथियार के रूप में हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। वहां पे अंदर जाएंगे और लगातार हम चीजों का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है, ताकि दुनिया हमको क्या करे, देखे, ठीक। जबकि गैर परिवर्तनवादियों का क्या मत था? तो गैर परिवर्तनवादियों का मत हमने आपको बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे देख के बताने की जरूरत नहीं है। उनका काम था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रचनात्मक कार्य करेंगे और उसके माध्यम से चीजों को क्या करेंगे, जनता को जोड़ेंगे, ठीक। तो रचनात्मक कार्यों में चरखा चलाना, सूत काटना और छुआछूत विरोधी आंदोलन चलाना, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाना, ठीक, जिससे जनता को हम यूनाइट कर पाए। बात समझे कि नहीं? क्योंकि मंदिरों में प्रवेश की अनुमति निम्न जातियों को नहीं थी ना, तो जब निम्न जातियों को भी वो सारे धार्मिक अधिकार आप दिलाओगे तो हिंदू के नाम पर सभी क्या होंगे, एक होंगे। जैसे आज नहीं होता, आज भी होता है। जैसे जो दलित समाज है, उस दलित समाज को कहा जाता है कि तुम भी हिंदू हो, और उसको हिंदू बताने के लिए क्या करते हैं नेता लोग, एक दिन गृहमंत्री साहब पहुंच गए किसी मुसहर जात के यहाँ, भोजन कर लिए बैठ के, समझ गए कि नहीं? तो वो क्या है, वो एक प्रदर्शन है। यहां से जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे सुंदर हिंदुस्तान, तो उस दिन बनेगा ना। तो यहां पे देखो क्या होता है कि गांधी जी जो है, मौलाना आजाद का नाम सुना? अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद जो है जेल से रिहा हुए कब? 30 अप्रैल 1923 को, ठीक है। कोई भी गुट काउंसिल में प्रवेश के मुद्दे पर कांग्रेस के बाहर वाद विवाद नहीं करेगा, ये गांधी ने कह दिया था, ठीक है। काउंसिल में आप पार्टिसिपेट करिए, चुनाव में भागीदारी करिए, कांग्रेस के अंदर रह के, ठीक है। दिल्ली का विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1923 में। अध्यक्ष बने कौन? मौलाना आजाद। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे ये, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद। कांग्रेस के सदस्य नवंबर में होने वाले निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, यहीं पर यह किया गया, निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में डिसाइड किया गया कि कांग्रेस चुनाव में भाग लेगी, ठीक। और कांग्रेस दोनों क्षेत्रों में कार्य करने लगी, रचनात्मक में भी और काउंसिल प्रवेश में भी। रचनात्मक कार्य वो लोग करने लगे जो मतलब क्या थे, जो एग्री नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, और काउंसिल में चुनाव वो लोग लड़े जो स्वराज पार्टी से थे, लेकिन दोनों कांग्रेस के क्या हैं, अंदर हैं, कांग्रेस के बाहर नहीं है, ठीक है।
इसके बाद पहला अधिवेशन हुआ बेलगाम का, कर्नाटक पड़ता है बेलगाम, जिसमें गांधी जी पहली बार क्या बने, अध्यक्ष बने। कौन अध्यक्ष बनता है यहाँ पर, गांधी जी। और यही एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गांधी जी पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो बेलगाम। ठीक है, बेलगाम कहाँ है। और अगर आपसे पूछूं मैं कि गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिए, तो 1901। हाँ, ध्यान रखना, दिमाग में रहेगा, अरे तो साउथ अफ्रीका थे। तो साउथ अफ्रीका थे क्या, आते जाते नहीं थे क्या। हाँ हाँ, तो वो तो फाइनली आए ना फिर। 1901 में पहली बार गांधी ने कांग्रेस में क्या किया, भाग लिया अधिवेशन में किसी। ठीक है, यहां देखिए, तो 6 नवंबर 1924 को गांधी, सीआरदास और मोतीलाल नेहरू के बीच क्या होता है, एक संयुक्त बयान जारी किया जाता है। ठीक है, जिसमें कहा गया कि स्वराजी नेता कांग्रेस के अंग के रूप में कार्य करते रहेंगे और विधान परिषदों में भी अपना कार्य करेंगे। ठीक है, संयुक्त बयान जारी हो गया। अब इससे क्या हो गई, सहमति बन गई एक ना। चुनाव 14 अक्टूबर 1923 को स्वराज दल ने अपना क्या किया, घोषणा पत्र जारी किया। तो घोषणा पत्र समझते हो क्या होता है ना सलमान, सरकारें जो वादा करती हैं आप लोगों से, उसी को क्या कहा जाता है, घोषणा पत्र कहा जाता है। तो इन्होंने घोषणा पत्र में जो वादे किए, ठीक है, उसमें सबसे पहला वादा था कि भारत को स्वराज दिलाएंगे। ठीक है, नाम है स्वराज पार्टी है, तो स्वराज दिलाने का पहला वादा। ठीक है, और दूसरा, काउंसिल के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ठीक, सरकारी कार्यों का विरोध किया जाएगा, अड़ंगा लगाया जाएगा, और सरकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलने हम नहीं देंगे। ठीक है, ये इनका क्या था, प्रस्ताव था। ठीक है, घोषणा पत्र था। बात समझेंगे नहीं। तो नौकरशाही द्वारा स्वराज के कार्य में डाली जाने वाली रुकावटों का क्या किया गया, मुद्दा, मैंने यहां पे कह रहा है कि स्वराजियों के अड़ंगे इन्होंने मतलब क्या क्या किए। ठीक है, तो इन्होंने एक काम तो ये किया कि नौकरशाही द्वारा स्वराज के मार्ग में रुकावटें जो डाली जा रही थी उसका इन्होंने क्या किया, मुकाबला किया। ठीक है, एक तरह से। और क्योंकि इन परिषदों और केंद्रीय असेंबली को दिए गए अधिकार बहुत क्या थे, सीमित थे, हालांकि इनको बहुत ज्यादा राइट नहीं थे, क्योंकि काउंसिल चुनाव है ना। ठीक, तो बहुत ज्यादा इनको राइट नहीं थे। परिषदों में स्वराज्यों के कार्यक्रम क्या होते थे, जैसे बजट को रद्द करना। ठीक, हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, ये आएगा आपके मेंस का पार्ट है, समझ गए नहीं। जैसे पूछेगा स्वराजियों के कार्य या स्वराजियों की सफलता पूछ ले, ठीक, तब आप लिखोगे, ये पीटी में नहीं आएगा आपके, समझ गए नहीं। फिर भी मैं बता ना इन्होंने काम क्या क्या किए। तो बजट को जैसे रद्द कराना हो गया, नौकरशाही को शक्तिशाली बनने के प्रस्तावों को रोकना, चूंकि नौकरशाही और सेना जितना मजबूत होती भारतीयों के लिए उतनी समस्या होती। ठीक, तो हर एक उस प्रस्ताव का विरोध करते थे जो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करने के लिए लाई जाती थी। महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को सपोर्ट करना। ठीक, अपना अपना काम बढ़ाना ना भाई, आप लोअर लेवल पे गवर्नमेंट में शामिल हुए हो तो जनता से जुड़ने का एक मौका मिला है ना। तो जो इनके भाई बंधु रचनात्मक कार्य कर रहे थे उनको भी सत्ता के अंदर से क्या करना है, सपोर्ट करना है। ठीक है, और आवश्यकता होने पर अपने पदों को क्या करना, त्याग देना। चुनाव परिणाम क्या रहा इनका, 145। देखिए, केंद्रीय विधान परिषद में जो चुनाव इन्होंने लड़ा, कुल 145 सदस्य थे। केंद्रीय विधान परिषद में कितने, 145 सदस्य थे, जिसमें से 102 क्या थे, निर्वाचित थे। 102 निर्वाचित। एक सौ दो क्या है, निर्वाचित हैं। तो चुने हुए कितने होंगे, 42 स्थान इसमें से किसको किसको मिला, स्वराजियों को। ठीक है, 42 स्थान किसको मिला है, 42 नहीं, ये 43 है। ठीक है, 43 किसको मिला है, स्वराजियों को। ठीक, अब जो स्वराजी चुनाव लड़े, ठीक है, उनको सफलता कहां पर सबसे ज्यादा मिली, तो उनको सफलता सबसे ज्यादा मिली बंगाल में, सबसे बड़े दल। उसके बाद यूपी और बंबई में सबसे अच्छी सफलता। ठीक है, पंजाब और मद्रास में सफलता नहीं मिली। कहे नहीं मिली भाई बताओ, पंजाब में प्रभाव अकाली दल का था। ठीक है, और दक्षिण में प्रभाव जो है सिराज गोपालाचारी जैसे लोगों का था। तो सिराज गोपालाचारी जैसे लोग रचनात्मक कार्य में इन्वॉल्व थे।
समझे कि नहीं? इसलिए यहाँ पर इनको ज्यादा प्रभाव नहीं, इनको सब ज्यादा सफलता उत्तर भारत जैसे क्षेत्रों में मिली, जैसे बंगाल हो गया, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत है, देख रहे हो, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत है, बंगाल में सबसे बड़े दल हैं, यूपी बंबई में अच्छी सफलता है। तो जो नॉर्थ इंडिया वाला रीजन है, उस रीजन में ये क्या रहे, सफल रहे, ठीक है, उस रीजन में ये सफल रहे पूरी तरह से। चुनाव में 3% लोगों ने वोट किया था, कितने परसेंट लोगों ने, 3% लोगों ने वोट किया, और मैंने 3% बराबर 62 लाख, या तो संख्या में कहो या तो परसेंटेज में कहो, तो संख्या कितनी है, 62 lakhs, ठीक है, 62 lakhs। और इसके बाद जो है स्वराजियों का सबसे महत्वपूर्ण सफलता 1925 में प्राप्त होती है, जब उन्होंने विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय व्यवस्थापिका का क्या बनाया, अध्यक्ष। ये मैंने बताया था ना पहले आपको, ये इनकी सबसे बड़ी सफलता थी कि विट्ठल भाई पटेल को ये केंद्रीय व्यवस्थापिका का क्या बना पाए, अध्यक्ष बना पाए, ठीक है, ये इनकी सबसे बड़ी सफलता थी, ठीक है ना। तो परिषदों में इन्होंने 3 मुद्दों को अच्छे तरीके से क्या किया, प्रस्तुत किया। स्वराज के लिए संविधान में परिवर्तन की मांग की इन्होंने, भाई आप संविधान क्या करिए, बदलिए। आप ध्यान देना, संविधान परिवर्तन और संविधान बनाने की मांग यही स्वराज पार्टियों के द्वारा उठाई गई थी, और इसी को लेके आगे आंदोलन भी चलेगा। और जब साइमन कमीशन आएगा 1927 में, तो भारत में साइमन कमीशन का बड़ी तेजी से क्या होगा, विरोध होगा। क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में सारे लोग जो है अंग्रेज सदस्य थे, गोरे थे, और वो क्यों आया था भारत में, संवैधानिक और कानूनी तौर तरीकों का क्या करने, सर्वेक्षण करने, कि भारत के लोग अपना शासन प्रशासन चलाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। बात समझे कि नहीं? तो जब आपने उसका विरोध किया, साइमन गो बैक का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने, तो वहां पर जो है इंग्लैंड के लोग नाराज हुए और उन्होंने ये घोषणा किया कि तुम एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ जिसपे सारे दल एक हो, ठीक है। तो संविधान को बनाने की और उसको वो करने की मांग सबसे पहले यहीं पे शुरू की गई थी, और जिसको बनाया मोतीलाल नेहरू ने, जिसे आप कहते हो नेहरू रिपोर्ट, समझे। तो परिषद में 3 मुद्दों को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उठाया, एक स्वराज के लिए संविधान परिवर्तन की मांग, दूसरा नागरिकों के स्वराज बहाली की मांग, कि भाई नागरिकों को क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए। पहले अधिवेशन में ही मोतीलाल नेहरू ने भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए संविधान बनाने की क्या की, मांग की। यही संविधान बनाने की मांग सबसे पहले की गई मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो सदन में स्वराजियों के विभिन्न मुद्दों पर सरकार को पराजित किया। कौन कौन से मुद्दे पर सरकार को इन्होंने डिफीट किया, दमनकारी कानूनों की वापसी और राजनीतिक बंदियों की रिहाई। इन दोनों मुद्दों पर सरकार को डिफीट किया, और इन दोनों मुद्दों पर ये क्या रहे, सफल रहे। तो जेल में बंद जितने भी राजनीतिक कैदी थे, हिंसात्मक गतिविधियों वाले नहीं, राजनीतिक कैदी, उनको ये रिहा कराने में सफल रहे। और नौकरशाही को मजबूत करने के लिए जो भी चीजें बनाई गई थी, उनको ये विफल करने में सफल रहे। यानी कठोर कानून लाने में, जैसे रोलेट एक्ट टाइप के जो कानून थे, उनको विफल करने में क्या रहे, ये सफल रहे, ठीक है। लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट इसी समय दिया था, उन्होंने कहा था, क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इनके बिना समाज कभी प्रगति ही नहीं कर सकता। ये बात तो सही है एक तरह से। सरकारें तो हमेशा मदमस्त हो जाती है ना, सरकार चुनाव जीतने के बाद कहाँ कोई सुनता है। और अगर क्रांतियां और हड़ताल ना हो तो क्या सरकारें विकास करें, नहीं करेंगी। तो बात तो लाला लाजपत राय सही कह रहे हैं, नहीं समझे सौरभ जी? आप ध्यान नहीं दिए, आप थे कहीं और। पूछ लो पहले न, पहले आप पूछ लो अब। हाँ हाँ, हट के पूछो, टहल के पूछो। हम्म, हाँ बता रहा हूँ। बात केवल विट्ठल भाई पटेल और सरदार भाई पटेल की नहीं है, बात चाहे मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की करो, ठीक है, बात चाहे विट्ठल भाई पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की करो, राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ हर वो व्यक्ति, ठीक है,
जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सबकी अपनी अपनी एक एक आइडियोलॉजी थी। वहां पर विरोध या दुश्मनी किसी व्यक्तिगत हित को लेकर नहीं था, समझे कि नहीं? वो वैचारिक विरोध है। जैसे आज भी कहते हैं ना कि भाई मन अलग होने चाहिए, समझे कि नहीं? मत अलग होने चाहिए। जैसे आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट, अपने भारत जो संसद है, संसद का स्वरूप तो बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज की जो संसद है, उस संसद की कल्पना आजाद होने वाले हिंदुस्तान के लोगों ने शायद नहीं किया होगा, जिस दिशा में जा रहे हैं लोग। पहले भी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो तब भी था विपक्ष। वाजपेयी जैसा नेता कहाँ मिलेगा? मुझे तो मेरा फेवरेट लीडर है वाजपेयी। लेकिन तब अब शब्दों का उपयोग नहीं होता था, सदन में एक पक्ष और विपक्ष होता था, ठीक? दोनों एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते थे, दोनों एक दूसरे की आलोचना करते थे, किसी का व्यक्तिगत किसी से मतभेद नहीं होता था। सदन से निकलने के बाद दोनों प्रेम से बातें करते थे। आज स्थिति एकदम वैसी नहीं है, समझ गए नहीं? तो जो आजादी के दौर के जो लोग थे, उनकी आइडियोलॉजी में अंतर था, व्यक्तिगत विचारों में अंतर नहीं था। वो व्यक्तिगत विरोधी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल या विठल भाई पटेल में कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, विरोध आइडियोलॉजी का था, विचारों का था। जैसे मैं मान लूं कि नहीं, ये मेरा काम जो ज्यादा सही है देश के लिए, आप मान लो नहीं मेरा काम ज्यादा सही है देश के लिए। अंतर सिर्फ इतना है, मन भेद है, वैचारिक भेद है, लक्ष्य तो दोनों का एक ही है। भाई वही तो बात। अब टैगोर, गांधी कहते हैं कि भाई राष्ट्रवाद जरूरी है, टैगोर कहते हैं नहीं राष्ट्रवाद जरूरी नहीं, देशभक्ति जरूरी है। टैगोर कहते हैं कि राष्ट्रवाद में निगेटिविटी भी है, हमें किसी दूसरे के लिए थोड़ा सा नकारात्मक सोचने लगते हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। आज पाकिस्तान चाइना का नाम आता है तो आपके अंदर उनके लिए क्या हो जाती है, एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन जब देशभक्ति की बात लाओ, तो देशभक्ति क्या होता है? हर नागरिक को अपने देश के प्रति भक्ति तो देता है, लेकिन दूसरे देश के प्रति नफरत नहीं देता। भाई एकदम सही है, गांधी को राष्ट्रवाद की जरूरत थी देश को आजाद कराने के लिए, समझे कि नहीं? टैगोर मानवतावादी हैं, तो टैगोर के लिए तो भारत का मानव हो या चीन का मानव हो, मानव मानव है, समझे कि नहीं? अब समझे? तो टैगोर मानवतावादी हैं, वो देशभक्ति को सपोर्ट करेंगे। उनके लिए जितने महत्वपूर्ण तुम हो, उतना महत्वपूर्ण चीन का एक नागरिक है। उनके लिए गलत तो गलत है, चाहे वो चीन में हो चाहे भारत में हो। तो उस दौर के लोगों जैसे अब लोग नहीं रह गए। आज का तो पंडित भी प्रभावित है। जो आप देख रहे हो, बाबा बालेश्वर को देख लो, आप किसी भी बाबा को देख लो, हर बाबा किसी न किसी पार्टी से जुड़ा है। वो प्रचारक हो चुके हैं पार्टियों के। मुझे एक बाबा पसंद है, वो है अपने प्रेमानंद जी बाबा, ठीक है। हाँ, अब चलें आगे। तो स्वराजियों ने इसी समय नगरपालिका का स्थानीय चुनाव कराया था। आपका लोअर लेवल का चुनाव होता है ना, स्थानीय चुनाव। तो इसमें देखो जो चुनाव हुआ था उसमें कौन कहां कहां जीता था। सीआर दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे और सुभाष चंद्र बोस अधिशासी अभियंता चुने गए थे। कहां के? नगरपालिका का चुनाव नहीं होता है उसका, ठीक है। और विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के नगरपालिका के अध्यक्ष बने थे, विट्ठल भाई पटेल, ठीक। और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष लोकल चुनाव में, ठीक है ना। तो अपरिवर्तनवादियों ने इन चुनावों में इसलिए भाग नहीं लिया क्योंकि रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निकायों का इस्तेमाल किया जा सके। यानी अपरिवर्तनवादियों ने इन चुनावों का विरोध नहीं किया था, ठीक है ना, इन चुनावों का विरोध नहीं किया था। और इन लोगों ने जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, छुआछूत, इन चीज़ों का निवारण करने की कोशिश किया और खादी का प्रचार करने की कोशिश किया। स्थानीय जो निकाय होते हैं उनको पावर भी तो वही होती है, लोअर लेवल के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। अब जैसे चूरू की जो नगर पालिका है, यहाँ पे नगर निगम है, नगर निगम है, ठीक है। तो नगर निगम यहाँ का वही क्या काम करता है? सड़क का काम, नाली का काम, पानी, सब काम उसी का है। 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, और स्वराजियों की नीति में भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। सीआर दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने,
कौन अध्यक्ष बना? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, ठीक ना। तो मोतीलाल नेहरू जब अध्यक्ष बने, अब यहां समस्या होना शुरू होगी, समझेंगे नहीं, गांधी वाली बात सच होगी। गांधी कहते थे ना कि पद व्यक्ति में लालच पैदा करता है, ठीक, और जब व्यक्ति में लालच आ जाए तो निष्ठा क्या होती है? बदल जाती है। व्यक्ति में लालच आ जाए तो निष्ठा अपने आप बदल जाती है। अब यहाँ पे देखो, जब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने, ठीक है, तो अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। इसके बाद देखो, एक कमेटी गठित होती, स्किन कमेटी। कौन सी कमेटी? स्किन कमेटी। स्किन कमेटी का क्या हुआ? गठन हुआ, स्किन कमेटी का। और ये सेना के भारतीकरण के लिए की गई थी। इसका जो गठन था वो किस लिए था? सेना के भारतीकरण के लिए। सेना के भारतीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों की सेना में क्या करना? भर्ती करना, ठीक है। और इस कमीशन की सदस्यता मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया था। मोतीलाल नेहरू इसकी कमेटी के मेंबर बन गए थे। और भारतीय सैनिक कैडेटों की नियुक्ति के लिए, ठीक है, एक और कमीशन बना जिसका नाम था क्वींस कमीशन। जिसका नाम क्या था? क्वींस कमीशन, ठीक है। तो क्वींस कमीशन और स्किन कमीशन में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है दोनों में? थोड़ा सा फर्क है। एक जो है सेना के भारतीकरण पर विचार करने के लिए गठित किया गया है, और एक जो है भर्ती करने पर, सैनिकों की भर्ती करने, भारतीय सैनिक कैडेटों की नियुक्ति के लिए बनाया गया है। ये नियुक्ति के लिए बनाया गया कि नियुक्ति होगी कैसे, ठीक है, प्रक्रिया के लिए, ठीक, प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए, ठीक है। अब देखिए, यहां पर स्वराजी दो भागों में फिर बट गए। अब कौन बटा? अब तक कांग्रेस बटी थी, अब स्वराजी बट गए दो भागों में, ठीक है। उनको कहा गया प्रतियोगी सहयोगी प्रत्युत्तरवादी और असहयोगी प्रत्युत्तरवादी। यानी उस स्वराज पार्टी में कुछ जो है सत्ता के समर्थक हो गए, और कुछ जो है जो पहले जैसे थे स्वराजी वैसे बने रह गए, ठीक है। तो उसमें जो थे वो कौन थे? बंबई के स्वराजी स्पष्ट रूप से सरकार के सहयोग के पक्ष में चले गए। तो बंबई वाले में कौन कौन थे? एमसी केलकर, एमआर जयकर और डॉक्टर मुंजे। ये हिंदू महासभा के सदस्य थे। जैसे कांग्रेस वाले चिल्लाते नहीं वर्तमान रूलिंग पार्टी को, तो आप लोगों ने क्या किया देश के लिए? देश के लिए किया तो कुछ नहीं, हमेशा सत्ता के समर्थक बने रहे। अब आज कहते हो नहीं हम राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ेंगे। गुलाम भारत में तो कुछ नहीं किए तुम। सावरकर जी जेल में बंद हुए तो वो भी माफी मांग लिए। और आपके जितने हिंदू महासभा वाले भाई लोग थे वो हमेशा सत्ता के समर्थक बने रहते थे। तो किस नाम पे तुम राष्ट्रवाद को लेकर आगे बढ़ रहे हो? भाई आपने अपने आरएसएस पे कभी तिरंगा झंडे को फहराने नहीं दिया, और आज आप भारत देश की दुहाई देते हो। हाँ, तिरंगा झंडे को नहीं फहराने दिया तो आज आप देश की दुहाई देते हो। तो उस तरह की स्टेटमेंट निकल के आते भी तो है ना, मन की बात। कंगना जैसी व्यक्ति मिलती, कहती नहीं आजादी 2014 में मिली। और अभी आपके मोहन भागवत साहब ने यह कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का बनना ही आजादी का दिवस है। तो इससे आपके थॉट विचारधारा पता चलता है ना कि आप क्या देश को मैंने क्या देना चाह रहे हो और क्या विचारधारा पैदा करना चाह रहे हो लोगों के बीच में। मंदिर की स्थापना देश की आजादी से जोड़ना ठीक है किसी भी तरह से। आप तो वही है, कहते हैं ना धर्म अफीम है, आप अफीम चखा रहे हो धीरे धीरे लोगों को, और लोग चखते चखते इसके आदी हो जाएंगे। तो फिर दिमाग से नहीं दिल से बात करेंगे, और दिल से जब बात होगी तो फिर विभाजन होगा। तो यहां पर जो है, तो फिर ये दो भागों में क्या हुए बटे। जैसे मध्य प्रांत के स्वराजी, ठीक है, एसवी तांबे थे। एसवी तांबे ये गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्य चुने गए थे। एसवी तांबे गवर्नर की कार्यकारिणी होती थी ना 4 सदस्यों की,
तो उस कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाने वालों में पहले कौन थे? एस.वी. तांबे। और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य चुन अध्यक्ष वो विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, ये तीन जो है आपके डॉक्टर मुंजे, एम.आर. केलकर, एन.सी. केलकर, एम.आर. जयकर, एन.सी. केलकर और मुंजे, ये तीनों जो है सरकार के समर्थक बन गए। लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने सांप्रदायिक मुद्दे पर सत्ता में भागीदारी करने के लिए स्वराज पार्टी छोड़ दिया। ठीक है, इनका ये नाराज इसलिए हो गया मुसलमानों को भी क्यों रखे हो, समझ गई नहीं? ये उस मुद्दे पर पार्टी छोड़ दिए, स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिए। ठीक है, और अलग होकर क्या बनाए? स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी किसने बनाया? किसने बनाया संध्या? हाँ, किसने बनाया स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी? लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने स्वराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया ना। किस बात को लेकर? कि स्वराज पार्टी में मुसलमानों को भी कई पद क्या कर दिए गए थे? आवंटित कर दिए गए थे। तीनों ने सांप्रदायिकता के नाम पर क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और अलग होकर नई पार्टी बनाए। मोतीलाल नेहरू भाई बहुत परेशान थे, उन्होंने कहा ऐसा करो, बंद करो, बहुत हो गया, आप भंग करो स्वराज पार्टी को। ठीक है, इस्तीफा दो सरकार से, बाहर निकलो यहाँ से, फिर हम लोग काम करेंगे, चलो जो काम कर रहे थे पहले। लेकिन इसी समय, ये इंपॉर्टेंट है, इसी समय इन दोनों दलों के बीच, ठीक है, एक समझौता होता है जिसका नाम है साबरमती समझौता। कौन सा समझौता? साबरमती समझौता। और इस समझौते के द्वारा स्वराज पार्टियों के बीच जो अंतर्विरोध पैदा हो रहा था, विभाजन, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। साबरमती समझौता जो है ये 1926 का है। ठीक, और प्रतियोगी सहयोगी और असहयोगी प्रत्युत्तरवादियों के बीच ये किया गया था। और ये दोनों गुट किससे जुड़े हैं? स्वराजियों से। इसमें यह निश्चित हुआ कि यदि सरकार प्रांतों में मुसलमानों के हाथ में उत्तरदायित्व सौंपने को तैयार होती है तो उसके साथ सहयोग किया जाएगा अब। ठीक है, और लाला लाजपत राय, केलकर, मुंजे, एम.सी. अड़े, सरोजनी नायडू के साथ गांधी भी इसमें क्या हुए? सम्मिलित हुए। ठीक ना? और इस समझौते का लाभ उठाकर प्रतियोगी सहयोगी सरकारी बोर्डों, मंत्रिमंडलों में क्या हो गए? घुस गए। ठीक है, लेकिन अंततः कांग्रेस ने सरकार से सहयोग वापस ले लिया और असहयोग की नीति अपनाना शुरू कर दी। और प्रतियोगी सहयोगी जयकर, केलकर और मुंजे कांग्रेस से अलग होकर सरकार के क्या बन गए? सहयोगी बन गए। मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दे दिया कि हम सरकार को सपोर्ट अब नहीं करेंगे। लेकिन ये तीन लोग जो है वो सरकार के समर्थन में चले गए और बाकी लोग क्या हो गए? सरकार से बाहर आ गए। एम.आर. कौन कौन? केलकर, जयकर और डॉक्टर मुंजे। केलकर, डॉक्टर और मुंजे। ठीक है, ये तीन लोग। ये वही बात है कि 1926 के अंत तक स्वराजी क्या हो गए? समाप्त हो गए। एक तो सी.आर. दास की मृत्यु हो गई, उसकी वजह से स्वराज पार्टी का विघटन हो गया, उसकी वजह से। और 26 का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम सफलता इनको मिली, तो उसकी वजह से स्वराजी क्या पड़ गए? कमजोर पड़ गए। ठीक है, लेकिन इन स्वराजियों का सबसे बड़ी सफलता क्या रहा? अब ये मूल्यांकन है, ये मेंस का काम है। आपसे पूछे कि जैसे आपसे क्वेश्चन बना दे मेंस में कि स्वराज पार्टी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान की विवेचना कीजिए, तो योगदान की विवेचना करिए या प्रभावों की विवेचना करिए। आप यही पॉइंट दिखाना पड़ेगा आपको कि भाई उनसे क्या इम्पैक्ट पड़ा। समझ गई नहीं? तो आप चाहे 4 किताब पढ़ के पॉइंट निकालो और चाहे बने बने पॉइंट यहाँ निकाल लो। आप नोट्स, इसी फ्रेमिंग कहा जाता है। समझे? तो इसको आप लोग जो है नोट्स बनाना चाहना तो बना लेना। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आना जरा। ये है आपकी अड़ंगा नीति। अड़ंगा नीति माने समझते हो ना?
अड़ंगा डालना मतलब किसी काम को होने से रोकना, ठीक है। अड़ंगा नीति इन्हीं लोगों की थी। कह रहा है कि अड़ंगा जिसके तहत इन लोगों ने 1919 के द्वैत शासन प्रणाली को अव्यवहारिक सिद्ध कर दिया था। द्वैत शासन प्रणाली क्या थी? द्वैत शासन प्रणाली थी कि शासन के विषयों को दो भागों में बांट देना। एक हस्तांतरित विषय होता था, ठीक है, एक रिजर्व होता था। तो जो महत्वपूर्ण विषय होते थे जैसे डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ठीक है, फॉरेन विषय हो गया, ये सब जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के अधीन रिजर्व होते थे। इन पर चुनी हुई सरकारें कुछ नहीं कर सकती थी, ठीक है। अब जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, परिवहन हो गया, जो रिस्पॉन्सिबल वाले वो हैं, इनको जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता था, जो प्रांतों में चुनी हुई सरकारें होती थी। जो उत्तरदायी वाली चीजें हैं और जो बेनिफिट वाले हैं उनको रिजर्व रखो। इसी चीज को तो इन लोगों ने विरोध किया था। अड़ंगा डालने का मतलब क्या था कि जो गलत कर रहे थे ये लोग, उसको क्या करना, लोगों के सामने जग जाहिर करना। आप समझे कि नहीं समझे? अब आ गया आपका साइमन कमीशन, ठीक है। अब अगर आपको जैसे साइमन कमीशन भी लिखने को आ जाए मेंस में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साइमन कमीशन का जो गठन है, मैंने पहले इसमें मौजवानी बता देता हूँ। आ जाओ जल्दी। गला दर्द करने लगा, पता नहीं क्यों। सौरभ जरा बोल देते हो चाय भिजवा देते हैं, थोड़ा सा चाय एक ठो। हाँ पूछे। एक मिनट अभी फिर से पूछना। हाँ पूछो, फिर से पूछो, क्या पूछ रहे थे? हाँ 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 हाँ। नाथूराम गोडसे क्या कह रहा है? संध्या बताओ ना, क्या कह रहा? ओ अच्छा अच्छा, मैंने इसके कहने का मतलब कि मृत्यु किसी और को हुई, देश के लिए फांसी कोई और चढ़ा, गांधी को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हो? इसके लिए तो तुम्हें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। पूरा पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ना होगा, तभी जान पाओगे। मैं मैं समझ गया, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। गांधी ने देश के लिए क्या किया वो आपको तब समझ में आएगा जब पूरा नेशनल मूवमेंट आप खत्म कर लोगे तब। अच्छा ये बताओ, आज भी जब कोई आंदोलन होता है या कहीं लीडरशिप की बात आती है, तो कोई आंदोलन में जो नेता होता है, नाम नेता का होता है कि उसके साथ जो चिलपंजे गए हैं लड़ने मरने के लिए उनका नाम होता है? तुम्हारे यहाँ चूरू में कोई मूवमेंट हो और राजेंद्र राठौर उसको लीड करें, ठीक है, और तुम भी गए हो उसमें, तुम्हारे ऊपर 10 लाठी पड़ी और राजेंद्र राठौर के ऊपर कुछ नहीं पड़ी, ठीक है। पेपर में छपेगा जब कल न्यूज जो है, तो उसमें तुम्हारा नाम छपेगा कि उनका छपेगा?
तो बात तो वही है, लेकिन चलो ये तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन गांधी का जो योगदान है वो योगदान इस मामले में है कि हिंदुस्तान को एक राष्ट्र का रूप देने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। ये देश का जो भाव है, जैसे आज आप कहते हो कि हम क्या है, भारतीय हैं, ठीक है, ये शब्द जो आपके मुंह से निकलता है ना, इसको निकलवाने में गांधी का सबसे बड़ा योगदान है। गांधी का सबसे बड़ा योगदान इस बात में है कि उन्होंने आपको समझाया कि नहीं, आप गुलाम हो, अपनी गुलामी से बाहर निकलने की कोशिश करो, आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होइए। देश को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जागरूक करना, उसे खड़ा करना, ये गांधी का सबसे बड़ा योगदान रहा। गांधी का सबसे बड़ा योगदान इस बात में रहा कि जो हिंदुस्तान टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, मराठी, मद्रासी, पंजाबी, बिहारी में, उस हिंदुस्तान को एक भारतीयों में, एक भारतीय से जोड़ना और उसे लाकर एक मुहाम पे खड़ा करना, ये गांधी का योगदान था। समझे कि नहीं? व्यक्ति बड़ा लोगों से होता है, खुद से नहीं होता है। गांधी जैसा प्रभाव हिंदुस्तान में और कोई पैदा ही नहीं कर पाया। बाकी जो नेता थे उनका जो अस्तित्व होता था वो क्षेत्रीय होता था, क्षेत्र विशेष में ही लोग उनको जान पाए। लेकिन गांधी का जो कद था वो हिंदुस्तान ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था। चर्चिल को भी ये कहना पड़ गया कि जब मैं पूरी दुनिया जीत रहा हूं तो इस अर्धनंगे फकीर के सामने कैसे झुक जाऊं। बात समझे नहीं समझे आप? क्योंकि उस व्यक्ति को आपसे कुछ चाहिए ही नहीं था, वो तो सब कुछ देने को तैयार था आपको। जब देश आजाद हो रहा था, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी का स्वाद चखने के लिए जो है पदों का निर्धारण कर रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन से वार्तालाप के दौर में लगे हुए थे। उस समय यह बुजुर्ग आदमी एक धोती, फटी धोती पहन के जो है आपको नोवाखोली के दंगों के बीच लाठी लेकर टहल रहा था कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान के लोग आपस में मरे नहीं। और लॉर्ड माउंटबेटन को कहना पड़ा था कि वन मैन बाउंड्री, अकेली दीवार है। सोचो, जब आदमी सांप्रदायिकता की भावना से प्रभावित होता है तो ना उसे बच्चा दिखता है, ना औरत दिखती है, ना बूढ़ा दिखता है, ना जवान दिखता है। दोनों एक दूसरे को मारने काटने पे क्या होते हैं, उतारू होते हैं। और वही दृश्य था, हजारों की संख्या में नोवाखोली में लोग मारे जा रहे थे। और लेकिन गांधी जब पहुंचते थे, दोनों समुदाय ऐसे रोडों पे लड़ रहे होते थे, एक दूसरे का घर जला रहे होते थे, और ऐसे देखते थे तो जो आग का लौ होता तो उसको रख देते थे और रख के खड़े हो जाते थे चुप मार के, सारे हथियार रख के। उस व्यक्ति का प्रभाव आप देखो। उस व्यक्ति को जब आप पढ़ोगे कि नहीं, उस व्यक्ति को देखकर लाखों की भीड़ जो है अपने सारे हथियार रख देती थी बिना उनके आवाहन पर, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये व्यक्ति तो नहीं था, कोई भगवान रहा होगा। और गांव में आप अपने दादा परदादा से पूछिएगा, वो बताएंगे कि उनको अमला बाबा बोला जाता था। गांधी को लोग गांव में अमला बाबा कहते थे, अमला बाबा कहते थे लोग। अमला बाबा मतलब दैट्स मीन भगवान। इतना प्रभाव था उस व्यक्ति का। ये पता चल जाए ना कि आज चूरू के स्टेशन से गांधी गुजरने वाले हैं, ट्रेन से गुजरने वाले, रुकने वाले नहीं हैं। तो 50-50 किलोमीटर के लोग पैदल चल के आते थे, ट्रेन की पटरियों के किनारे खड़े होते थे सिर्फ इस बात के लिए गांधी गेट पे आ जाए। सोचो, आज का सोशल मीडिया का दौर होता या न्यूज़पेपर का दौर इस तरह से होता तो आदमी कितना फेमस होता। उसने जो प्रसिद्धि हासिल किया अपने पैरों के दम पर किया। 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा आदमी 2 वर्ष में कवर कर दिया। 20,000 किलोमीटर। आज का नेता सफारी से नीचे नहीं उतरता। जब गांधी हिंदुस्तान आए तो हर पार्टी उनको अपने संगठन में जोड़ने के लिए क्या थी, आमादा थी कि नहीं, मेरे दल से जुड़े, मेरे दल से जुड़े। क्योंकि उनके जुड़ने से क्या होता, लोगों का कद बढ़ जाता। गोखले ने कहा नहीं गांधी, तुम अभी किसी से मत जुड़ो, पहले हिंदुस्तान को समझो। और गांधी ने भी कहा कि ये बात आपकी सही है, या तो कोई पार्टी मुझे प्रभावित कर दे या तो मैं प्रभावित कर दूंगा उस पार्टी को। और हुआ भी वही। जब गांधी कांग्रेस से जुड़े तो गांधी ने कांग्रेस को प्रभावित किया कि नहीं किया? किया, अल्टीमेटली किया उन्होंने प्रभावित। जो व्यक्ति ये कह दे कि नहीं, हम कांग्रेस जैसी संस्था तो बालू को धूल से खड़ी कर देंगे, तो आदमी, आप उसके गट्स को समझ सकते हैं कि उसमें क्या गट्स रहा होगा। तो उस दौर में इतनी फेमसिटी और प्रसिद्धि पाना वो एक अलग अल्टीमेट चीज थी। समझे कि नहीं? आज की डेट में किसी को फेमस होने के लिए पैसा फूंकने की जरूरत है? सोशल मीडिया पैसा फूंक दो, 2-4-10 करोड़ आप
हो गए हीरो। कोई गलत काम कर दो, हो गए हीरो। बात समझे कि नहीं समझे? तो हाँ, तो उस दौर में चीजें एकदम डिफरेंट थी, आज के दौर में चीजें क्या है। साइमन कमीशन बहुत आसान है, इसको अपने से भी आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं है साइमन कमीशन में। ठीक है, 1919 के एक्ट के बेस पे गठित हुआ था। ठीक है, गठित क्यों हुआ था? 1919 के एक्ट में एक प्रपोजल था कि हम आफ्टर 10 ईयर, अगले 10 साल बाद एक कमेटी बनाएंगे जो भारत में इस बात को सर्वे करेगी, जांचने परखने का काम करेगी कि क्या भारतीय अपना कानून प्रशासन चलाने में सक्षम है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 2 साल पहले कर दी गई, इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में होना था चुनाव और वहाँ कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव हारने वाली थी। तो उसको लगा कि अगर लेबर पार्टी सत्ता में आ गई तो लेबर पार्टी जो कि भारत की समर्थक थे, लिबरल थी भारत को लेके, तो उसको लगा कि कहीं उनके पार्टी सत्ता में आने से कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए, इसलिए 2 साल पहले ही इन्होंने इस कमीशन को क्या किया, गठित किया। इसमें सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसको हम व्हाइट कमीशन भी कहते हैं। इसलिए जब ये भारत आया तो इसका विरोध होना शुरू हुआ, और विरोध होना शुरू हुआ साइमन गोबैक के नारे से। साइमन गोबैक का नारा किसने लगाया? यूसुफ मेहर अली ने लगाया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने इस आंदोलन को क्या किया, लीड किया। इसमें कुछ पार्टियां साइमन कमीशन के समर्थन में थी, समर्थन में रहने वाली जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी हो गई, अंबेडकर की पार्टी हो गई। ठीक है, आपके मुस्लिम लीग का एक अलग गुट जो है, ठीक है, वो समर्थन में था। बाकी कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग, ये सब विरोध में थी। ठीक ना। और एक चीज ध्यान रखना, साइमन कमीशन 2 टाइम्स आया। इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आएगी, और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आपका गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जो कितना होगा, 3 होगा। उसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट आएगी व्हाइट पेपर के नाम से 1934 में, और उसी व्हाइट पेपर की कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे बनेगा आपका 1935 का एक्ट। ठीक है, कल इसको करते हैं।